अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 253। एयरपोर्ट की एक मखसूस इमारत के चारों तरफ फौजियों का सख्त पहरा था। आम हालात में भी किसी को इस इमारत के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। किसी खास मौका पर इसके अतराफ के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते। उन रास्तों से सुपर मास्टर की बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ कार गुजरती हुई इमारत के अहाते में दाखिल हुई। उसके आगे पीछे मुसल्लह फौजी जवानों की गाड़ियां थीं। उससे पहले फौज के कर्नल जैकब वॉल की गाड़ी आई थी। फिर फौज के जनरल तशरीफ़ लाए थे। इसके बाद मुख्तलिफ स्टेटस के आला हाकिम आए थे। वह तमाम गाड़ियां इमारत के पोर्च में रुकती रही थीं। वहां भी तमाम फौजी अलर्ट थे। हर हाकिम और आला अफसर के आगे पीछे मुसल्लह जवान थे जो उन्हें इमारत के अंदर छोड़ने जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। लेकिन सुपर मास्टर की कार इमारत के बेसमेंट में गई ताकि वह कलर्ड शीशे वाली कार से बाहर आए तो कोई फौजी जवान भी उसकी सूरत ना देख पाए। इस कार से पहले मुसल्लह ड्राइवर बाहर आया। उसने पिछला दरवाज़ा खोला, फिर अदब से खड़ा हो गया। सुपर मास्टर ने बाहर आकर आसपास देखा। वो तंग राहदारी वाला बेसमेंट था। वहां कोई छुपकर उसे देख नहीं सकता था। वह मुतमईन होकर वहां से चलता हुआ खुद कार के जीने के पास आया। वहां सुर्ख बल्ब रोशन किया। जब वो बुझ गया और सब्ज बल्ब ऑन हुआ तो उसने जीने पर कदम रखा। वो जीना उसे ऊपरी मंजिल तक ले गया। जीने के सामने की तंग राहदारी वीरान नजर आ रही थी। वहां कोई फौजी पहरेदार भी नहीं था। सब्ज रोशनी बता रही थी कि रास्ता साफ है, उसे कोई देखने वाला नहीं। वो फौजी अंदाज में चलता हुआ राहदारी से गुजरता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंचा। वहां एक बड़ा सा टीवी रखा हुआ था। उसने उसे ऑन किया। उसकी स्क्रीन पर एक बड़े हॉल का मंजर दिखाई दिया। एक लंबी मेज के अतराफ फौज के जनरल, कर्नल और दूसरे आला हुकाम बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उस हाल में कितने ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वो स्क्रीन पर हॉल का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद दरवाजे के सामने आया। जेब से रिमोट कंट्रोलर निकालकर एक बटन को दबाया। दरवाजे के पट दो हिस्सों में तकसीम होकर सिरकते हुए खुल गई। वो अंदर आया। उसके पीछे दोनों पट सिरकते हुए फिर आकर एक दूसरे से मिल गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मेज़ के तरफ बैठे हुए आला हुकाम और आला अफसरान ने उठकर उसे बारी बारी मुसाफिया किया। फिर वो सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। सुपर मास्टर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सब पर एक नज़र डाली, फिर कहा, कुछ अर्सा पहले हम बहुत खुश थे। हमने फरहाद अली तैमूर की मौत पर जश्न मनाया था। हम सबको पूरा यकीन था कि सोनिया की कमर टूट गई है और बाबा साहब के इदारे का जवाल शुरू हो चुका है। लेकिन अब हमें यकीन कर लेना चाहिए कि हम बहुत खुशफहमी में मुब्तला रहने के आदी हैं। जनरल ने कहा, बेशक अली तैमूर ने हमारे सैकड़ों फौजी मार डाले, गोला बारूद के जखीरे और कई हेलीकॉप्टर तबाह करके अपनी माँ को यहाँ से ले गया। कर्नल जैकब वॉल ने कहा, फरहाद की मौत ने सोनिया की कमर नहीं तोड़ी, वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। उसने मॉस्को में तबाही मचा दी, पास्कल को अगवा किया, मारिया को वहां से ले गई, जोजो को किसी मसलहत से वहीं छोड़ दिया। उसका एतमाद बता रहा है कि वह जब चाहेगी जोजो को भी वहां से ले आएगी। एक हाकिम ने पूछा, हम अपनी शिकस्त का मातम कर रहे हैं या दुश्मन की तारीफें? हम तारीफें नहीं कर रहे हैं। यह हिसाब करना जरूरी है कि फरहाद की मौत के बाद इन लोगों में और ज्यादा तेजी तरारी और मैदान मार लेने की सलाहियतें पैदा हो गई हैं। हमने उनकी अब तक की जीत को ज्यादा अहमियत नहीं दी। हमें अपने सुपर पावर होने पर नाज है। हम मुतमईन हो गए कि हमारे पास 2 दर्जन टेलीपैथी जानने वाले हैं। हम बड़ी खामोशी से अपनी हिकमत अमली के जरिए फरहाद की फैमिली के बाकी अफराद को रफ्ता रफ्ता ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज हमारे लिए इससे बड़ा धमाका नहीं हो सकता कि सोनिया हमारे ना जाने कितने टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ़ है। अगर मैं जजीरे से अपने एक टेलीपैथी जानने वाले को वापस ना बुलाता तो वह अपने दावे के मुताबिक हर 15 मिनट के बाद हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले को हलाक करती चली जाती। एक ने कहा, गोया हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले सोनिया के रहमो करम पर हैं। दूसरे ने पूछा, आखिर वो हमारे इतने अहम अफराद तक कैसे पहुंच गई? सुपर मास्टर ने कहा, हम इसी सवाल का जवाब मालूम करने यहाँ जमा हुए हैं। जनरल ने कहा, सिर्फ जवाब मालूम करने नहीं, और बहुत सी मालूमात भी लाजमी हैं। मसलन हमारे कितने टेलीपैथी जानने वाले उनकी नज़रों में हैं। अगर ये तादाद मालूम ना हुई तो हमें तस्लीम करना होगा कि हमारे तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले अब हमारे लिए काबिल एतमाद नहीं रहे। वो सब दुश्मन के हाथों में खिलौना बनकर हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे, बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक ने पूछा, वो कैसे? ऐसे कि सोनिया के पास एक ख्याल ख्वानी करने वाला ब्रायन वुल्फ है। उसने पहले प्रिंस डैगर को कैदी बनाया, फिर उसके चोर ख्यालात पढ़कर हमारे दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले का नाम और पता मालूम कर लिया। सुपर मास्टर ने कहा, यह नामुमकिन है। हमने ऐसी राजदारी से काम लिया है कि हमारा एक टेलीपैथी जानने वाला दूसरे टेलीपैथी जानने वाले से बिल्कुल वाकिफ नहीं होता। एक हाकिम ने कहा, कोई बात नामुमकिन नहीं होती। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले समाजी या घरेलू जिंदगी गुजारते हैं, तकरीबात में और त्यौहारों में दोस्त अहबाब से मिलते हैं। दुश्मन ऐसे ही मौक़ों पर हमारे ख्याल ख्वानी करने वालों को पहचान सकता है। जनरल ने कहा, हम अपने मुल्क के 7 अहम अफराद यहाँ मौजूद हैं। हम सातों अपने अपने स्टेट के टेलीपैथी जानने वालों को पहचानते हैं।
हमें यह एतराफ़ करना चाहिए कि ब्रायन वुल्फ हमारे ज़रिए भी बड़ी अहम मालूमात हासिल कर सकता है। बेशक वो हमारे ज़रिए भी मालूम कर सकता है, लेकिन वो हमारे पास कैसे आ सकता है? मैं अपने मुतल्लिक यकीन से कह सकता हूँ कि योगा का माहिर हूँ। ब्रायन वुल्फ ने मुझे मालूमात का ज़रिया नहीं बनाया है, एक ने कहा। दूसरे ने कहा, मैं भी योगा का माहिर हूँ, बल्कि हम सब माहिर हैं, इसलिए मुल्क के अहम राज हमारे दिमागों में छुपे रहते हैं। हम सब का यही दावा होगा कि कोई हमारे अंदर चुपके से आकर मालूमात हासिल नहीं करेगा। तो क्या सोनिया और ब्रायन वुल्फ को आसमान से हमारे राजों की खबर मिलती है? सुपर मास्टर ने कहा, हमें यह तल्ख घूंट पीना ही होगा कि हम सब उनकी मालूमात का जरिया हैं। एक हाकिम ने कहा, हम सब नहीं, सिर्फ तुम उनका जरिया बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे नायब का राब्ता फरहाद की फैमिली से रहता है। सुपर मास्टर ने कहा, जो टेलीपैथी जानने वाला हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान मारा गया, वह तुम्हारी स्टेट से ताल्लुक रखता था। तुम उसे जाती तौर पर जानते थे, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। जनरल ने कहा, डबल डैगर यानी प्रिंस डैगर और कैनी पॉल मेरी निगरानी में रहते थे। तुमने अपनी ज़रूरत के लिए उन्हें तलब किया, मैंने दोनों को तुम्हारे हवाले कर दिया। तुम्हारे पास जाने के बाद प्रिंस डैगर सोनिया का कैदी बन गया, इसकी जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। सुपर मास्टर ने कहा, जनरल, जब तक सोनिया की मालूमात के जराये का पता न चले, हम दोनों ही जिम्मेदार कहलाएंगे। हम 7 अफराद के पास 3-3 टेलीपैथी जानने वाले हैं। जब उनमें से फिर कोई मारा जाएगा या अगवा किया जाएगा तो पता चलेगा कि सोनिया हमसे किसी न किसी तरह वाकिफ है। या तो वो हमारे टेलीपैथी जानने वालों के जरिए हम तक पहुंच गई है, या हमारे जरिए 21 टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंच रही है। कर्नल जेकब वॉल ने कहा, हमें किसी बहस के बगैर तस्लीम कर लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करने के लिए नहीं आए हैं। हमें मौजूदा हालात में यह फैसला करना होगा कि 21 में से जो 19 टेलीपैथी जानने वाले रह गए हैं, उन्हें सोनिया या ब्रायन वुल्फ से किस तरह बचाया जाए। सुपर मास्टर ने कहा, इसका फौरी हल मैंने सोचा है। तुम लोगों ने भी कुछ न कुछ सोचा ही होगा। मेरे ख्याल में तमाम टेलीपैथी जानने वालों का ब्रेन वॉश किया जाए और उनके दिमाग से इस इल्म को बिल्कुल ही मिटा दिया जाए। थोड़ी देर के लिए सबको चुप लग गई। वहां मौजूद कर्नल जेकब वॉल की बेटी जोरा जोरी और एक होने वाला दामाद टेलीपैथी जानता था। जनरल का एक बेटा और दूसरे हुक्काम के अजीज़ों कारिब भी ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारे गए थे। वह तमाम उम्र भाग दौड़ में लगे रहते, अपना खून और पसीना एक करते, तब भी अपनी औलादों को और अजीज़ों को टेलीपैथी का इल्म किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखा सकते थे। उन्होंने अपने ऊंचे ओहदों के बायस आपस में गठजोड़ करके ये खतरनाक इल्म अपनों के दिमागों तक पहुंचा दिया था। अब उनके दिमागों को वॉश करने की बात उनके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती थी। जनरल ने फिर एतराज़ किया, ये इल्म बड़ी दुश्वारियों से हासिल होता है। इसे महफूज रखने का कोई तरीका इख्तियार किए बगैर फ़ौरन ही मिटा देने का मशवरा मुनासिब नहीं। कर्नल ने कहा, हम अपने लोगों को महफूज रखने के तरीकों पर अमल कर सकती हैं। तमाम टेलीपैथी जानने वालों को मुख्तलिफ शहरों में रखा जा सकता है और दूर ही दूर से उनकी निगरानी की जा सकती है। एक स्टेट के हाकिम ने कहा, हम अपने 3 टेलीपैथी जानने वालों के जिम्मेदार होंगे। उन्हें 3 मुख्तलिफ शहरों में रखकर दूर ही से उनकी निगरानी करेंगे तो उन्हें ट्रैप करने वाले दुश्मन हमारी नज़रों में आ जाएंगे। सुपर मास्टर ने कहा, उन 19 अफराद की निगरानी और हिफाजत के लिए सैकड़ों जासूस और सिपाहियों की ड्यूटी लगानी होगी। हर जासूस इस तजस्सुस में मुब्तला रहेगा कि आखिर वो किसकी निगरानी पर मामूर किया गया है। हम ये बात नहीं छुपा सकेंगे कि अपने टेलीपैथी जानने वालों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर मशीन है। हम आइंदा और ज़्यादा मोहतात रहकर नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर सकते हैं। सोनिया और ब्रायन वुल्फ मौजूदा टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में पहुंचेंगे तो ख्याल ख्वानी के मिटे हुए इल्म को देखकर हमें चैलेंज करना भूल जाएंगे। ये याद रखो कि मौजूदा 19 टेलीपैथी जानने वालों के बाइस हम हमेशा सोनिया के दबाव में रहेंगे और उसकी शराइत के आगे सर झुकाते रहेंगे। जनरल ने कहा, हम अपने लोगों को ऐसे इल्म से महरूम कर देंगे, मगर अपने मुल्क के दीगर अहम राजों को किस तरह छुपाएंगे? क्या सोनिया और वुल्फ हमसे और हमारे राजों से वाकिफ नहीं हैं? क्या वो उनके जरिए हमें ब्लैकमेल नहीं करेंगे? कर्नल ने कहा, बेशक वो ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियाँ उनके पास हैं, लेकिन उनकी कमज़ोरियाँ हमारे पास नहीं हैं, और यह सुपर मास्टर की कमज़ोर हिकमत अमली का नतीजा है। हम ये मालूम करना चाहेंगे कि तुमने सुपर मास्टर की कुर्सी पर बैठकर दुश्मनों को कितने पहलुओं से कमज़ोर बनाया है और उनके मुकाबले में कितनी फतवाहात हासिल की हैं। सुपर मास्टर ने कहा, यहाँ मैं अपनी हिकमत अमली का हिसाब देने नहीं, बल्कि सोनिया की तरफ से पेश आने वाले खतरात से निमटने का तरीक़ाकार बताने आया हूँ। एक हाकिम ने कहा, हम जब चाहें तुमसे तुम्हारी नाकामियों का हिसाब ले सकती हैं। तुम कोई डिक्टेटर नहीं हो कि तुमसे पूछ-गिछ ना की जाए। जनरल ने कहा, सुपर मास्टर, तुम पर इल्ज़ाम है कि तुम्हारे दौर में हमारे कई टेलीपैथी जानने वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया। पास्कल ने फ्रॉड किया, हमारे एक जवान के रूप में तुम्हारी नज़रों के सामने रहा, मगर तुमने उस पर शुबा तक नहीं किया। आखिर में वो हमारी ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरकर मास्क मैन के पास चला गया। कर्नल ने कहा, तुम्हारे ही दौर में टेलीपैथी जानने वाली मेडोना ने बगावत की और पारस की दाश्ता बन गई। अब प्रिंस डैगर अगवा किया गया है और तुम ये मालूम न कर सके कि उसे कहाँ कैदी बनाकर रखा गया है।
जनरल ने कहा, तुम्हारे ही दौर में अली तैमूर ने फौजी नुक्ता नज़र से हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। एक हाकिम ने कहा, तुम्हारे ही दौर में पारस ने $1 मिलियन से तैयार किए जाने वाले 2 रोबोट्स को हमसे छीन लिया है। दूसरे हाकिम ने कहा, यह तुम्हारी गलत हिकमत अमली का नतीजा है कि सोनिया ने हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंचने का दावा किया है और इस दावे को सच साबित करने के लिए हेलीकॉप्टर में परवाज करने वाले को हलाक कर दिया। जानते हो, वह टेलीपैथी जानने वाला मेरा नवासा था। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सुपर मास्टर लंबी मेज के एक सिरे पर बैठा हुआ था। उसके सामने मेज के दूसरे सिरे पर कुर्सी खाली थी। बाकी अफराद दाएं बाएं बैठे हुए थे। सुपर मास्टर ने कहा, मैं समझ गया, मेरा मुहासबा करने के लिए मुझे यहां बुलाया गया है। जनरल ने कहा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। क्या तुम पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं? दुरुस्त हैं, लेकिन मैं जवाबी कार्रवाइयां कर रहा हूं। वह जवाबी कार्रवाइयां भी नाकाम हो रही हैं। सुपर मास्टर ने नागवारी से एक एक को देखा, फिर कहा, अच्छी बात है, मैं अभी इस्तीफा पेश करता हूं। तुम्हारे इस्तीफा पेश करने से वह नुकसानात पूरे नहीं हो सकेंगे। इसके बाद तुम्हारी तरफ से खतरात बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम अपनी निगरानी में रहने वाले 3 टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ हो। उनके अलावा कैनी पॉल और जोरा जोरी भी तुम्हारी नज़रों में हैं। जनरल ने कहा, इसलिए तुम अपने ओहदे से नहीं, अपनी जिंदगी से इस्तीफा दोगे। मेज के दूसरे सिरे पर रखी हुई खाली कुर्सी से एक आवाज उभरी, हॉल्ट। सुपर मास्टर ने चौंक कर उधर देखा। कुर्सी की पुश्त से एक चोर खाना खुला। उसमें से एक रिवॉल्वर बरामद हुआ। फिर इससे पहले कि वो अपनी जगह से हरकत करता, ठाएं से गोली चल गई। इसके साथ साथ उसकी पेशानी में सुराख हो गया। वो अपने बेजान जिस्म के साथ मेज पर औंधा हो गया। इसके बाद चंद साथ के लिए मौत का सन्नाटा छा गया। वह सख्त पैरों में रहता था। उस हॉल में भी जबरदस्त हिफाजती इक़दामात के बाद आया था। दरवाजे के बाहर रखे हुए टीवी स्क्रीन ने यकीन दिलाया था कि वह हर तरह महफूज है। इसके अलावा वो बुलेट प्रूफ लिबास पहने हुए था, लेकिन वहां फौज के जनरल और कर्नल थे। पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर फैली हुई तजारत को कंट्रोल करने वाले हाकिम थे। ये ब्यूरोक्रेट या नौकरी शाही जिसे चाहते हैं जिंदगी देती हैं, जिसे चाहते हैं हजार हिफाजती इक़दामात के बावजूद मौत दे देती हैं। ऐसा दुनिया के बेशतर मुल्कों में होता है और होता आ रहा है। जनरल ने कॉल बेल का बटन दबाया, जिसके बाद हॉल का पिछला दरवाजा खुला। 3 फौजी जवान अंदर आए। उनमें से 2 जवान मुर्दा सुपर मास्टर को उठाकर ले गए। तीसरे ने मेज पर से लहू के धब्बों को साफ किया। वहां जरासीम कुछ दवा स्प्रे की, फिर वो चला गया। पिछला दरवाजा बंद हो गया। फिर वो अगला दरवाजा खुला जहां से साहब का सुपर मास्टर दाखिल हुआ था। फिर उसे वापस जाना नसीब नहीं हुआ। अब उस खुले हुए दरवाजे पर नया सुपर मास्टर खड़ा हुआ था। वो कद्यावर शख्स फौजी अंदाज में चलता हुआ उस कुर्सी के पास आकर खड़ा हो गया जिस पर एक सुपर मास्टर की मौत हुई थी। नया आने वाला गर्दन उठाए सीना ताने खड़ा हुआ था। जनरल ने एक फाइल को खोलकर कहा, मिस्टर अरेरे। नए आने वाले ने कहा, यस सर। जनरल ने कहा, फौज के जनरल, बहरी, फिजाई और बड़ी फौज के कमांडरों और तमाम स्टेट्स के हुक्काम के मुतफिका फैसलों के मुताबिक तुम्हें सुपर मास्टर का ओहदा पेश किया जा रहा है। लिहाजा दोनों हाथों से बाइबल उठाकर मुल्क और कौम की वफादारी की कसम खाओ। मिस्टर अरेरे ने मेज पर रखी हुई बाइबल को दोनों हाथों में उठाया, फिर कहा, मैं किताब मुकद्दस को हाथों में लेकर कसम खाता हूँ और अपनी कौम की भलाई के लिए दिन रात फराइज अदा करता रहूंगा। मेरा हर अमल अपने मुल्क के आइन के मुताबिक होगा। वहां बैठे हुए जनरल, कर्नल और दूसरे आला हुक्काम हलफ बर्दारी के सिलसिले में जो कह रहे थे वो बातें मिस्टर अरेरे दोहरा रहा था। हलफ बर्दारी के बाद फिर वो मिस्टर नहीं मास्टर हो गया, सुपर मास्टर अरेरे। उसने बाइबल को उठाकर एक ऊंची जगह रख दिया क्योंकि पिछले दरवाजे से शराब की ट्रॉली आ रही थी। जनरल वगैरह सुपर मास्टर अरेरे से बारी बारी मुसाफिया करते हुए मुबारकबाद दे रहे थे। इस खुशी में सबने डबल पैक बनाया, फिर जाम टकराकर चीयर्स कहा। इसके बाद खालिस विस्की को हलक से उतारने लगे। जनरल ने अपने जाम को फिजा में बुलंद करते हुए कहा, जेंटलमैन, आप सुपर मास्टर अरेरे के मुतल्लिक एक चौंका देने वाली बात शायद ना जानते हो। कर्नल ने दूसरा घोंट पीने के बाद कहा, मैं कर्नल हूं, मुझसे कोई बात छुपी नहीं रहती। मैं चौंका देने वाली बात जानता हूं। एक स्टेट के हाकिम ने कहा, इसमें जानने की क्या बात है। हमारे नए सुपर मास्टर योगा के माहिर होंगे, कोई दुश्मन इनके दिमाग में नहीं आ सकेगा। कर्नल ने कहा, बेशक मास्टर अरेरे योगा के माहिर हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि यह टेलीपैथी जानती हैं। यह ओहदा पेश करने से पहले इन्हें ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया है। सबने तालियां बजाईं। जनरल ने कहा, यह कोई नई और अजीब बात नहीं है। मिस्टर अरेरे से पहले 2 ऐसे सुपर मास्टर गुजरे हैं जो टेलीपैथी जानते थे। चौंका देने वाली बात तो सिर्फ मैं जानता हूं। एक हाकिम ने पूछा, वो क्या बात है? दूसरे हाकिम ने कहा, हमसे कोई बात छुपाई नहीं जाती है, ताज्जुब है कि हम वो बात नहीं जानते हैं। जनरल ने कहा, बेशक आप लोगों से कुछ नहीं छुपाया जाएगा। हमारे ये सुपर मास्टर बाबा फरीद वास्ती के इदारे में रहा करेगा। क्या? सबने हैरानी और बेयकीनी से मास्टर अरेरे को देखा। जनरल ने मुस्कुराकर कहा, बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा साहिब का इदारा फौलादी किला कहलाता है। कोई दुश्मन वहां कदम नहीं रख सकता। उस इदारे का रिकॉर्ड है कि वहां तालीम हासिल करने और तरह तरह की हुनरमंदी सीखने वालों को या वहां के एक मामूली वर्कर को आज तक कोई सुपर ताकत नहीं खरीद सकी।
वहां के किसी फर्द ने कभी इस इदारे को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। हमने अपनी हिकमत अमली से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। एक हाकिम ने पूछा, क्या मास्टर अरेरे ने बाबा साहब के इदारे से तालीम और तरबियत हासिल की है? दूसरे ने पूछा, हम मास्टर अरेरे पर किस तरह एतमाद कर सकते हैं? उस इदारे का कोई फर्द कभी हमारी वफादारी के लिए आमादा नहीं हुआ, फिर ये कैसे आमादा हो गए? जनरल ने कहा, जब मास्टर अरेरे 12 बरस के थे तभी इसके वालिदैन ने हमारी हुकूमत की प्लानिंग के मुताबिक उन्हें उस इदारे के स्कूल में दाखिल कराया था और बाबा फरीद वास्ती से कह दिया था, ये बच्चा आपका है। हम गरीब हैं, इसे आला तालीम नहीं दिला सकेंगे, आप इसे हमेशा के लिए इदारे के हॉस्टल में रख लें। हम महीने में एक बार इससे मिलने आएंगे या अपने साथ ले जाएंगे, फिर 2 दिन बाद लाकर छोड़ दिया करेंगे। जनरल ने अपना जाम खाली किया, फिर दूसरा पैक बनाते हुए कहा, मास्टर अरेरे के वालिद हिप्नोटिज्म के माहिर थे। उन्होंने बेटे को इदारे में पहुंचाने से पहले इस पर अमल किया था और ये बात नक्श कर दी थी कि बेटा अपने बाप का और अपने मुल्क अमेरिका का हर हाल में वफादार रहेगा। बज़ाहिर बाबा साहब के इदारे के लिए जान की बाजी लगाकर वफादारी का सबूत देगा, लेकिन दिली, दिमागी और रूहानी वाबस्तगी सिर्फ अपने मुल्क और कौम से रहेगी। कर्नल ने तायद में सर हिलाकर कहा, हमारे हुक्मरानों का दिमाग दूर की कौड़ी लाता है। मास्टर अरेरे 40 बरस के हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे सियासतदानों ने 28 बरस पहले बाबा साहब के इदारे के खिलाफ जो चाल चली थी और जिस मोहरे को वहां की बिसात पर रखा था, आज उस मोहरे से हम फौलादी किले को पिघला देंगे। एक हाकिम ने जनरल से पूछा, 28 बरस पहले मास्टर अरेरे पर जो तनवीमी अमल किया गया था, क्या उसका असर आज तक है? नहीं, इनके वालिद हर माह इनसे मिलने आते थे, इस दौरान इनके साथ रहते थे, फिर रात को मौका पाकर पिछले तनवीमी अमल को मजीद मुस्तहकम कर देते थे। बहुत खूब, इसे कहते हैं शतरंजी चाल। बाय द वे, क्या अब भी मास्टर अरेरे पर तनवीमी अमल किया जा सकता है? सुपर मास्टर अरेरे ने कहा, नहीं, 28 बरस पहले मैं बच्चा था और बाबा फरीद वास्ती जिंदा थे। मुझे उनके असर से बचाए रखने के लिए तनवीमी अमल किया जाता था। यह अमल तकरीबन 10 बरस तक जारी रहा। फिर उम्र की पुख्तगी के साथ साथ मेरे जहन में पुख्तगी आती गई। मैं दिली, दिमागी और रूहानी तौर पर खुद ही अपने मुल्क और कौम से हमेशा के लिए वाबस्ता हो चुका था। एक हाकिम ने पूछा, आज ये ओहदा संभालने के पुरमुसरत मौका पर अपने कुछ कारनामे बताओ जिनका ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से और फरहाद की फैमिली से हो। मेरा सबसे बड़ा कारनामा यही होगा कि मैं ज़्यादातर वहाँ रहकर ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करता रहूँगा। उन मालूमात के बायस हम धोखा नहीं खाएंगे और खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहेंगे। मसलन हमें यह कहकर धोखा दिया जा रहा है कि ब्रायन वुल्फ 25 बरस से बाबा साहब के इदारे में तरबियत हासिल करता रहा है और वहाँ एक खुफिया ट्रांसफार्मर मशीन है जिसके ज़रिए उसे टेलीपैथी सिखाई गई है। एक ने पूछा, क्या वो इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखता है? पहले नहीं था, अब हो गया है। सोनिया ने उसे अपनी तरफ माइल कर लिया है। उसका किस्सा अजीब है। वो फरहाद अली तैमूर होने का दावा करता हुआ रसवंती को अपनी तरफ माइल कर चुका था। उससे मिलने इदारे में चलाया था। उसका दावा था कि शेख अल फारस मरहूम उसके फरहाद होने की तस्दीक करेंगे, लेकिन शेख साहब वफात पा गए। ब्रायन वुल्फ ने इदारे में एक रात गुजारी, फिर सोनिया पारस और अली तैमूर ने उसे दूसरे दिन इदारे से निकाल दिया। इसके बाद आज तक उसे इदारे में जाने की इजाज़त नहीं मिली। कर्नल ने कहा, इसके बावजूद वो इदारे के मुफाद के लिए काम कर रहे। सोनिया ने उससे किसी तरह का समझौता किया है। उस इदारे में सोनिया, पारस और अली तैमूर इतने गहरे और शातिर हैं कि अपने अंदर की बात रसवंती और आर्मर को भी नहीं बताते। मैं उनके ज़्यादा करीब जाकर उन्हें किसी तरह का शुबा करने का मौका देना नहीं चाहता। फिर तुमने इतनी मालूमात कैसे हासिल की? वह मुस्कुरा कर बोला, रसवंती और आर्मर के जरिए। आजकल रसवंती ज़ेर इलाज है, उसका दिमाग मेरे लिए खुली किताब है। दूसरी बात यह कि आर्मर पहले की तरह पारसा नहीं रहा। जोजा नामी एक औरत के इश्क में मुब्तला होकर शराब पीने लगा है। जब भी वो पीता है मैं उसके दिमाग में पहुंच जाता हूँ। एक हाकिम ने कहा, लेकिन आर्मर को तो किसी ने अगवा किया है। सुपर मास्टर अरेरे ने फखरी अंदाज में कहा, वह अगवा करने वाला मैं हूँ। मैंने आर्मर की नेकी और सच्चाई को देखते हुए एक नई तंजीम का ड्रामा प्ले किया। इस तंजीम की पॉलिसी ये बताई कि हम सारी दुनिया में अमन अमान कायम करना चाहते हैं। यह अमन अमान उसी वक्त होगा जब सुपर ताकतों के दरमियान तवाज़न कायम होगा। मैंने उसे अपना नाम क्रिस्टन स्टालिन बताया और आर्मर को खुली आज़ादी दी कि हम में से वो हर एक के दिमाग को पढ़कर मुतमईन हो सकता है। इससे पहले मैं अपने तमाम साथियों पर तनवीर में अमल करके वो ड्रामा प्ले करने वाली बातें उसके दिमागों से निकाल दी थी। मेरी एक मातियत जोजा ने उसे बुरी तरह अपना दीवाना बना लिया है। एक हाकिम ने कहा, तुमने सुपर मास्टर का चार्ज संभालने से पहले बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और बड़ी अहम मालूमात हासिल की हैं। मास्टर अरेरे ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास मालूमात का खजाना है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, स्विट्जरलैंड में फरहाद के 2 हमशक्ल देखे गए थे। एक हमशक्ल ब्रायन वुल्फ था, दूसरा कौन था? वो दूसरा भी टेलीपैथी जानता है, सोनिया का आशिक है, दीवाना है और उसका नाम प्रिंस डैगर है। सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। वो बोला, यह झूठ है कि सोनिया ने उसे कैद कर रखा है। प्रिंस डैगर खुद ही उसके जुल्फों का असीर हो गया है। इसका मतलब है प्रिंस डैगर ने सोनिया को हमारे टेलीपैथी जानने वालों के नाम और पते बताए हैं।
जनरल ने कहा, नहीं प्रिंस डैगर हमारे दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से वाकिफ नहीं। हमारे ये नया सुपर मास्टर जल्द ही मालूम कर लेगा कि सोनिया की मालूमात का जरिया कौन है। कर्नल ने कहा, सोनिया के पास 2 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं, ब्रायन वुल्फ और प्रिंस डैगर। हमारे नए सुपर मास्टर इस इदारे में रहकर पहली फुर्सत में उन दोनों टेलीपैथी जानने वालों को मौत के घाट उतार सकती हैं। फिर सोनिया की ताकत बिल्कुल सिफर हो जाएगी। मास्टर अरे रे ने कहा, अव्वल तो सोनिया, ब्रायन वुल्फ और प्रिंस डैगर इदारे में नहीं है। अहम शख्सियात में सिर्फ रसवंती और अली तैमूर हैं। मैं इदारे की हदूद में किसी पर कातिलाना हमला करने की हमाकत नहीं करूंगा। उस इदारे में रसाई हासिल करने का गुरूर करूंगा और खुद को बहुत ज़्यादा शातिर समझकर कोई कदम उठाऊंगा तो साबका सुपर मास्टरों की तरह शिकस्त और जिल्लत मेरा भी मुकद्दर हो जाएंगे। जनरल ने कहा, दुरुस्त है, जल्दबाजी में कोई कदम उठाओगे तो उस इदारे में तुम्हारा भेद खुल जाएगा। तुम अपना तरीक़ेकार बताना चाहोगे? मैं वक्त और हालात के मुताबिक तरीक़ेकार बदल देता हूँ। मैं कोई भी रास्ता इख्तियार करूँ, कोई भी कदम उठाऊँ, 3 बातें मेरे पेश नज़र रहती हैं। एक ये कि खुशफहमी से दूर रहना, दूसरी बात यह कि जोश और गुस्से से परहेज करना, तीसरी बात यह कि कुछ कर गुजरने के लिए सही मौके का इंतजार करना। सब उसकी तारीफें करने लगे। वो अब तक जो चालें चल चुका था उनसे उनकी मामला फहमी और कामयाब तरीक़ेकार का पता चलता था। बाबा साहब के दायरे में घुसकर रहने वाला वो पहला सुपर मास्टर था। जब कभी मुझको, सोनिया को, पारस और अली तैमूर को सुपर मास्टर अरे रे की असलियत का पता चलेगा तो पानी सर से गुजर चुका होगा और हम शदीद हैरानी से अरे रे कहकर रह जाएंगे। मैं अपना सर पीटने लगा। सोनिया दोनों हाथ कमर पर रखकर हंसने लगी। मैंने गुस्से से पूछा, तुम क्या बला हो? कब से मेरा पीछा कर रही हो? वो मेरे सामने टहलने के अंदाज में इधर से उधर चलते हुए बोली, मुझे पूरा यकीन था तुम चेहरा बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के किसी माहिर के पास जाओगे। मैंने पेरिस शहर के तमाम माहिरीन से फ़ोन पर रब्ता किया और उनकी निगरानी शुरू करा दी। सिर्फ डॉक्टर मर्फी ऐसा था जिससे फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा था। शायद तुमने उसके रिसीवरों को क्रैडल से अलग किया था। मैंने तायद में सर हिलाया। हाँ, डॉक्टर मर्फी की रिहाइशगाह के बाहर गुंडे पहरा दे रहे थे। मैं बाहर से फ़ोन का तार ना काट सका, अंदर से प्लग निकाल सकता था, लेकिन सिर्फ रिसीवर को क्रैडल से अलग करके रख दिया। बहरहाल कुछ भी करता तो तुम्हें शुबा होना ही था। वो बोली, मैंने सबसे आखिर में डॉक्टर मर्फी को फ़ोन किया था, यानी तुम्हें अपने कॉटेज से निकले हुए 5 घंटे गुजर गए थे। इस अरसे में तुमने अपना काम करा लिया। चेहरा तब्दील करके डॉक्टर की रिहाइशगाह से निकले तो निगरानी करने वालों ने तुम्हारे हुलिये और लिबास के मुतालिक बताया। फिर वो तुम्हारा ताकुब करते हुए उस नाइट क्लब तक पहुंच गए। तुम पर शुबा था, यकीन नहीं था कि तुम ही हो। सर्दी के मौसम में पसीना नहीं निकलता, जिस्म की मखसूस बू खारिज नहीं होती या महसूस नहीं होती। बहरहाल मैं तुम्हारी बू पाने के लिए तुम्हें 4 किलोमीटर तक दौड़ाना चाहती थी। तुम दौड़ने पर आमादा ना हुए तो तुम्हें लड़ने, उछलने, कूदने और फ्लाइंग किक वगैरह मारने पर मजबूर किया। मैं मानती हूँ लड़ाई तुम जीत गए, लेकिन बाजी मैं जीत रही हूँ। सोनिया, तुमने मुझे ढूंढ निकाला है, मगर अपनी कोई बात नहीं मनवा सकोगी। मैं यही कहने के लिए ढूंढ रही थी कि तुमसे कोई बात नहीं मनवाऊंगी। तुम दुनिया की पहली और आखिरी मक्कार औरत हो। तुम जिसे चक्कर में डालना चाहती हो उसके सामने उसका सर सहलाती हो और पीछे से लात मारती हो। इतनी ही सीधी हो तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अगर तुम दिमागी राब्ता रखते तो यूं पीछे ना आती। सोच के जरिए बता देती कि टेलीपैथी जाने वाले 30 मार खान से दुश्मनी मोल लेने की हमाकत नहीं करूंगी। तुम्हारी जीना को किसी शर्त के बगैर रिहा कर दिया जाएगा। क्या? मैंने उसे हैरानी से देखा। पहले तो उसकी बात का यकीन आ गया, फिर दिमाग ने खतरे की घंटी बजाई के सामने सोनिया है। वो अपने हाथ से किसी के मुंह में लुकमा डालती है, फिर वही लुकमा उसके नाक से निकाल लेती है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुझ पर एहसान करना चाहती हो तो जीना को रिहा ना कराओ। तुम क्या चाहते हो? बहुत छोटी सी ख्वाहिश है मेरी, बल्कि इल्तिजा है, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं जीना को खुद ही रिहाई दिला के ले जाऊंगा। सिर्फ तुम रास्ते से हट जाओ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जीना के दिमाग में झांक कर देखो, वो तुम्हारी कॉटेज में पहुंचा दी गई है। मुझे क्या मालूम था कि तुमने चेहरा बदल लिया है। अब नए चेहरे के साथ ब्रायन वुल्फ वाले कॉटेज में नहीं जाओगे। मालूम होता तो मैं उसे कॉटेज की तरफ जाने ना देती। कोई बात नहीं, तुम उसे दिमागी राब्ता करके अपने पास बुला लो, मैं जा रही हूँ। वो जाने के लिए पलट गई। मैंने उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, सोनिया, तुम ऐसे नहीं जा सकोगी। पहले बताना होगा कि जीना के साथ ये मेहरबानी क्यों की है। खुदा की कसम, तुम्हारी इस मेहरबानी के पीछे कोई चाल है। हाँ, सीधी सी समझ में आने वाली चाल है। जीना की रिहाई के बाद तुम उसे अपने साथ नहीं रख सकोगे। मैं ज़रूर उसे साथ रखूंगा। अपनी एक सांस के साथ उसे अपने पास रखूंगा। मुझे कौन रोक सकता है? वो औरत। मैं एकदम से ठंडा पड़ गया। उस दिमाग में रहने वाली बला को थोड़ी देर के लिए भूल गया था। सोनिया ने पूछा, बताओ, जीना को कैदी बनाकर तुम्हें क्यों नाराज़ करूं? मैं भला तुम्हें रोकने और नाराज़ करने वाली कौन होती हूं? जो करना होगा वही करेगी, जिस पर तुम्हारा बस नहीं चल रहा। मैंने दोनों हाथों से सर को थाम कर कहा, एक वो है जो मेरे अंदर घुसी हुई है, दूसरी तुम हो जो दुश्मन की तरह मेरी बेबसी का तमाशा देखने वाली हो। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं जल्दी उस औरत से निमट लूंगा, लेकिन जब तक निमट नहीं लूंगा वो जीना को नुकसान पहुंचाती रहेगी। सोनिया ने कहा, जीना को एक तरफ उस औरत और दूसरी तरफ मास्क मैन से नुकसान पहुंचता रहेगा।
ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, उसे सिर्फ सोनिया की कैद में तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वो हेडक्वार्टर के अंडरग्राउंड सेल में फौजियों की कैदी नहीं मेरी खास मेहमान बनकर रहेगी। प्लीज़ फरहाद, हर पहलू पर गौर करो और जीना की बेहतरी के लिए फैसला करो। वह दुरुस्त कह रही थी। मास्कमैन और पास्कल जीना को हमेशा सैरज़दा रखेंगे, उसे 12 घंटे लड़का और 12 घंटे लड़की बनाते रहेंगे। कभी उस बेचारी को अपनी असलियत मालूम करने का मौका नहीं देंगे। मैं उनसे निजात दिलाने के लिए उसे अपने पास रखकर इलाज कराऊंगा तो वो मेरे दिमाग में रहने वाली उसे मेरे करीब नहीं आने देगी। इस बार उसे फ्रांस की हुकूमत के हवाले किया है, अगली बार उसे मास्कमैन, सुपर मास्टर या यहूदी तंजीम के हवाले करेगी तो मैं तिलमिलाकर रह जाऊंगा और उस दुश्मन औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। मैं सोनिया के साथ फुटपाथ पर चलने लगा। वो मेरी बेबसी और जहनी कैफियत को समझ रही थी। उसने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ताजुब है, तुम मेरे लिए कुछ पूछ कर करोगी? हाँ, पूछे बगैर कुछ करती हूं तो मुझे दुश्मन समझते हो? नहीं समझूंगा। उस औरत से निजात दिलाओ। वो थोड़ी देर तक सोचती हुई मेरे साथ चलती रही, फिर बोली, वो तुम्हारे दिमाग में है, हमारी बातें सुन रही हो, उसे कहो मेरे दिमाग में है। मैंने सोच के जरिए पूछा, तुम खामोश क्यों हो? सोनिया की बातें सुन रही हो क्या उसके दिमाग में जाकर बातें करोगी? मेरे अंदर खामोशी रही। मैंने दूसरी बार मुखातिब किया, फिर भी जवाब न मिला। मैंने सोनिया से कहा, वो पिछली रात से जाग रही है, आज तमाम दिन मेरे साथ लगी रही, मुझसे कह गई थी कि 4 घंटे तक सोती रहेगी, फिर मेरी खैरियत मालूम करने आएगी। वो यकीनन अभी सो रही है, ये बात यकीन से ना कहो। हाँ, वो खामोश रहकर तुम्हारे मंसूबे को सुनना और समझना चाहेगी। इस बार तुम ज़बरदस्त फंसे हो, लेकिन मैं उसे समझाती हूँ कि आदमी सिर्फ मौत से हार मानता है, वरना जब तक जिंदा रहता है बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस कर निकलता रहता है। ज़रा अकल से सोचो कि तुम कब तक फरहाद के दिमाग पर हावी रहोगी? 2 घंटे, 4 घंटे या 24 घंटे तक हुकूमत करोगी? इसके बाद मैं तुम्हें मक्खन के बाल की तरह फरहाद के दिमाग से निकाल दूंगी। मैंने खुश होकर पूछा, सोनिया मेरी जान, क्या सच कह रही हो? फिर मैंने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। हाँ, तुम जो कहती हो वो कर गुजरती हो। मुझे खुदा की बात तुम पर यकीन है, सिर्फ तुम ही मुझे उससे निजात दिला सकती हो। वह तड़प कर मुझसे अलग हो गई, फिर बोली, कितनी बार कह चुकी हूं कि मुझे हाथ न लगाया करो। मैंने हवस से नहीं, अकीदत से गले लगाया था। अकीदत को हवस में बदलते देर नहीं लगती। मुझसे एक बालिश तो दूर रहकर चलते रहो। मैंने जरा अलग होकर चलते हुए कहा, यह इत्मीनान हो चुका है कि तुम उसे मेरे अंदर से निकाल दोगी। मेरे दिमाग का बोझ उतर गया है। मेरा एक काम और करो, तुम जीना की फरमाइश करोगे? कमाल है, तुम जुबान खोलने से पहले दिल की बात समझ लेती हो। तुम्हारे दिल में सिर्फ औरत रहती है, ये बात एक गधा भी समझ लेता है। मानता हूं, गद्दी ने भी समझ लिया। उसके लिए और मेरे लिए कुछ करो। जब उस औरत से तुम्हें निजात मिल जाएगी तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम अपने मामलात में आज़ाद रहोगे, यानी उस वक्त तक जीना तुम्हारी निगरानी में रहेगी। क्या तुम उसे अपनी रिहाइशगाह में रखोगी? सॉरी, जब तक जीना की असलियत और सही हिस्ट्री मालूम नहीं हो जाती मैं उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ वो अंडरग्राउंड सेल में महफूज रहेगी, दुश्मन वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे और मैं उसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि जीना इसी तरह महफूज रह सकेगी। मैंने चलते चलते उसके दिमाग में पहुंचना चाहा, लेकिन दिमागी तौर पर हाजिर होना पड़ा। एक गाड़ी हमारे करीब आकर रुक गई थी। ड्राइव करने वाले ने गाड़ी से उतरकर सोनिया को सलाम किया, फिर पिछली सीट पर चला गया। सोनिया ने स्टीयरिंग सीट संभाली, मैं उसके बराबर बैठ गया। उसने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूछा, उस औरत की नींद के 4 घंटे कब पूरे होंगे? मैंने घड़ी देखकर कहा, शामत आने ही वाली है। जीना को समझा दो कि वह कम से कम 2 दिन तक यहाँ कैद रहे, फिर तुम उसे आकर ले जाओगे। मैंने जीना को मुखातिब किया। वह कॉटेज में मेरा इंतजार कर रही थी। कॉटेज के अंदर और बाहर फौजी जवान मौजूद थे। मैं जानता था उसे 2 दिन तक दूर रहने को कहूंगा तो वो नहीं मानेगी, फिर खाना पीना छोड़ देगी। इसलिए मैंने ड्रामा किया। उसके दिमाग में पहुंचते ही कराते हुए कहा, जीना, मैं दुश्मनों से मुकाबला करते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया हूं। मेरा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर सकूंगा। वादा करो, मेरे आने तक तुम इन फौजियों की कैद में रहोगी। तुम जो कहोगे करूंगी। मुझे जल्दी बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तुम मेरे इंतजार में भूखी भूखी ना रहना। मैं जल्दी आऊंगा। मैं कहा भरते हुए खामोश हो गया। वो तड़प कर मुझे पुकारने लगी, उठकर यूं दरवाजे की तरफ भागने लगी जैसे मुझे ढूंढने जा रही हो। एक अफसर ने उसे रोकते हुए कहा, बाहर ना जाओ, मिस्टर वुल्फ यहाँ आने वाले हैं। वो उसे धक्का देते हुए बोली, वो बुरी तरह जख्मी हो गया है, उसे मेरी ज़रूरत है। पता नहीं वो कहाँ पर बेयारो मददगार पड़ा हुआ है। उसे 3 फौजी जवान घेर रहे थे। वो उनसे मुकाबला करती हुई दरवाजे से बाहर जाना चाहती थी। पीछे से 2 और जवानों ने आकर उसे दबोच लिया। एक अफसर ने छोटा ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑपरेट किया। हमारी गाड़ी के ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल होने लगा। सोनिया ने एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से स्पीकर और माइक के बटन को ऑन किया, फिर बोली, मैं अटेंड कर रही हूँ। अफसर की आवाज़ आई, मादाम, जीना बेकाबू हो रही है, कह रही है कि मिस्टर वुल्फ कहीं बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। सोनिया ने कनखियों से मुझे देखा। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बोली, जीना को अंडरग्राउंड सेल में पहुंचा दो, उसे समझाओ कि वुल्फ को तलाश किया जा रहा है। वो ट्रांसमीटर ऑफ करके मुझसे बोली, तुमने जख्मी होने की बात क्यों कह दी? मैंने ये भी कहा है कि जख्मी होने के बायस ख्याल ख्वानी नहीं कर सकूंगा, लिहाजा जब तक ना हूं वो फौजियों की कैद में रहे। अगर ऐसा ना कहता तो वो कैदी बनकर रहना मंजूर न करती। उस पर जबर किया जाता तो भूख हड़ताल शुरू कर देती। अब वो मेरे इंतजार में खाना पीना नहीं छोड़ेगी। हमारी गाड़ी एक होटल के सामने रुक गई।
वो बोली, यहाँ एक कमरा लो, फिर मुझसे दिमागी राब्ता करो। मेरा मशवरा है तुम्हें सुबह की फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाना चाहिए, और क्यों जाना चाहिए ये तुम खूब समझते हो। मुझे बहुत पहले ही न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जाना चाहिए था। सुपरमास्टर की टेलीपैथी जानने वालों में कैनी पॉल के अलावा मिस जोरा जोरी के दिमाग में जगह मिल गई थी। उनके जरिए और बहुत से ख्याल ख्वानी करने वाले बेनकाब हो सकते थे, और हम एक बार फिर उस खुफिया अड्डे तक पहुंचने वाले थे जहां ट्रांसफार्मर मशीन को छुपा कर रखा गया था। माजी में हमारा ये इत्मीनान गलत था कि हमने उस मशीन के तमाम नक्शों को जला दिया है। उस मशीन को दोबारा बनाने के लिए दोस्तों या दुश्मनों के पास कोई नक्शा या किसी किस्म की रहनुमाई नहीं, लेकिन सुपरमास्टर के मुल्क में कहीं एक मशीन छुपा कर रखी गई थी। मशीन की मौजूदगी जाहिर करती है कि उसके नक्शे और ब्लूप्रिंट्स भी मुख्तलिफ मुकामात पर छुपा कर रखी गई हैं, ताकि हम एक जगह छापा मारें और नक्शे को जलाएं तो दूसरे मुकामात में वो नक्शे महफूज रहें। गोया ट्रांसफार्मर मशीन को शैतानी जिंदगी मिल गई थी। वो एक जगह तबाह होती तो दूसरी जगह पैदा कर ली जाती। सोनिया जा चुकी थी। मैंने होटल में सुबह तक के लिए कमरा हासिल किया। वो मुझसे रुखसत होने के बाद क्या करती रही इसका इल्म मुझे बाद में हुआ। उसने गाड़ी आगे बढ़ाकर ट्रांसमीटर को ऑन किया। बाबा साहब के दायरे से राब्ता कायम होने के बाद उसने कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, अली तैमूर से बात करो। थोड़ी देर बाद अली की आवाज़ आई, मम्मा आपने मुझे याद किया है। इसका मतलब है मामला गंभीर है। हाँ, मामला संगीन है, मगर हमारे लिए नहीं, दुश्मनों के लिए। पारस कहाँ है? यानी पूछना चाहते हो मैं पारस से काम क्यों नहीं ले रही हूँ? मामा आपका हुक्म सारा आंखों पर। मैंने काम से इनकार करने के लिए पारस के मुतल्लिक नहीं पूछा है, मगर हाँ मालूम करना चाहता हूँ क्या वो संगीन मामला मुझसे ताल्लुक़ रखता है? हाँ, तुम्हारी वो ट्रांसफार्मर मशीन तबाह करने वाली मुहिम अधूरी रह गई है। ओ मम्मा, नई टेलीपैथी जाने वालों के मुतल्लिक सुन सुनकर मैं भी यही सोच रहा था। हमने तमाम मशीनें तबाह नहीं की, उन्होंने एक आध छुपा कर रखी है। हाँ बेटे, उन्होंने हमें खुशफहमी में मुब्तला कर रखा था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम मशीन तबाह करते रहेंगे, वो नई तैयार करते रहेंगे। ये शैतानी मशीन कभी नाबूद नहीं हो सकेगी। शैतान अज़ल से हम इंसानों के पीछे पड़ा है, कभी नाबूद नहीं होता। इसके बावजूद इंसानी अज़ाइम कमज़ोर नहीं पड़ते। हम शैतान से लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ठीक है कि शैतान नहीं मरता, लेकिन हम उसे अपने ऊपर गालिब नहीं आने देते। ये इंसान की जीत है। ठीक है कि मशीनें फिर तैयार होती रहेंगी, लेकिन हम अपनी हिकमत अमली से दुश्मनों को उन मशीनों से खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। वेल मम्मा, क्या इसके लिए न्यूयॉर्क जाना होगा? हाँ, रखते सफ़र बांधो। तुम्हारे पास जितनी शख्सियात के पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात हैं, उनमें से किसी एक शख्स का रूप इख्तियार करो। उससे ताल्लुक़ रखने वाले अहम कागजात मेरे पास भेज दो या खुद ले आओ। कल किसी फ़्लाइट से तुम्हें रवाना हो जाना चाहिए। वेल मम्मा, मैं रात के 3 बजे तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। इधर मैं होटल के कमरे में आया तो मेरे दिमाग के कमरे में वो बला आ गई। हंसते हुए बोली, मुझे बला क्यों समझते हो? मैंने कहा, एक मच्छर कहीं से उड़ता हुआ एक बैल के सींग पर आकर बैठ गया। फिर बोला, भाई बैल, मैं ज़रा सस्ताने के लिए आप पर आ बैठा हूँ। अगर आप बोझ महसूस कर रहे हो तो चला जाऊँ। बैल ने कहा, जब आकर बैठ गए थे तो बैठे ही रहते। मुझे ये क्यों बताया कि मुझ पर सवार हो? पहाड़ का बोझ कोई बोझ नहीं होता, एहसास का बोझ होता है। तूने मेरे एहसासात को बोझल कर दिया है। मैं तुमसे कहूँगा भाग जाओ, शायद तुम भाग ही जाओ, लेकिन मुझे कैसे यकीन होगा? ना तेरे आने की खबर होती है, ना जाने का यकीन होता है। तू एक ऐसी बला है जो होने और ना होने के बावजूद नाकाबिले बर्दाश्त बोझ होती है। वो बदस्तूर हंसते हुए बोली, इन मायनों में बला समझते हो? कोई बात नहीं। वैसे मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने तुम्हें अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सांप की फितरत डसना है, डसते वक्त उसका ज़मीर भी मुतमईन रहता है। जालिम ने कब समझाए कि वो जुल्म कर रहा है? तुम्हें एहसास ही नहीं है कि बोझ बनकर मुझे दिमागी तौर पर नुकसान पहुंचा रही हो। तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें छोड़ने से तो रही। ना छोड़ो। तुम मेरी खैरियत मालूम करने आई थी, मालूम कर ली हो तो अब जाओ। तुमने खैरियत मालूम करने का मौका ही नहीं दिया। मच्छर और बैल का किस्सा ले बैठे। अब बताओ होटल में क्या कर रहे हो? मेरी भाग दौड़ नाकाम हो गई है। सोनिया ने मुझे ढूंढ निकाला है। क्या वाकई तुमने चेहरा बदल लिया? इसके बावजूद उसने पहचान लिया। हाँ, वो चाहती है मैं जीना की खातिर बगावत ना करूं, फ्रांस की हुकूमत को अपना दुश्मन ना बनाऊं। वो जीना को मेरे हवाले करने को तैयार है। तुम्हारी टेलीपैथी की बड़ी धौंस है। वो जीना जैसी खतरनाक सीक्रेट एजेंट को तुम्हारे हवाले करना चाहती हैं। वो खतरनाक नहीं है, दुश्मनों से बिगाड़कर दुनिया वालों के सामने पेश कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें इंसानियत का वास्ता देता हूँ, जीना से हमदर्दी करो, उसे मेरे पास रहने दो। तुम्हारे पास रहने दूंगी तो ये उससे हमदर्दी नहीं, दुश्मनी होगी। दुश्मनी कैसे होगी? ऐसे कि तुम उसे जहनी तौर पर नॉर्मल रखना चाहोगे, उसकी असल हिस्ट्री उसे याद दिलाना चाहोगे, और तुम्हारे जवाब में दुश्मन उसे दिमागी तौर पर टॉर्चर करते रहेंगे। वो उधर की रहेगी ना इधर की, लिहाजा उसे उधर की ही रहने दो। उसके दिमाग को बिजली के या ख्याल खोने के झटके पहुंचाए जाएं तो वह जल्दी भूली हुई बातें याद कर लेगी। मैं उसे अपने पास रखकर इसी तरह उसका इलाज करता रहूंगा। वो बोली, फौजियों से कहो उसे वक्तन फवक्तन बिजली के झटके पहुंचाते रहें, या मैं ख्याल खोनी के जरिए उसका इलाज करती रहूंगी। मैं नहीं चाहती तुम किसी जवान औरत का इलाज करो और मेरे हकूक उसे देते रहो। मैंने गुस्से से कहा, तुम बकवास करती हो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जिस्म जान का रिश्ता है। तुम्हें इनकार है तो मेरे लिबास में छुपे हुए बदन की शर्म
मेरा औरतपन और मेरी इज्जत मुझे वापस करो। तुमने यह सब कुछ अपनी मर्जी से लुटाया है। मैं तुम्हारे घर नहीं गया था, तुम मेरे घर आई थी। अपनी दानिश में बड़ी अच्छी दलील दे रहे हो। तुमने दुरुस्त कहा कि तुम मेरे पास नहीं आए थे, मैं तुम्हारे घर आई थी। यही तो दुनिया का दस्तूर है। दुल्हन अपने पिया के घर आती है। एक औरत अपनी मर्जी से उसी पर सब कुछ लुटाती है जिसे जी जान से चाहती है। मैंने चाहत में ऐसा किया। तुमने माली गनीमत समझ के लूट लिया और ढिठाई से कहते हो कि तुम बेगुनाह हो। अगर मेरी मोहब्बत गुनाह है तो मेरे साथ गुनाह किसने किया? मैंने किया, लेकिन एक गुनाहगार की सज़ा कितनी होती है? जितनी भी होती है कम होती है। गुनाहगार अपनी सज़ा की आग में उम्र भर जलता है, बल्कि क़यामत तक जलता है। यौम हिसाब तौबा कबूल ना हो तो उसे क़यामत के बाद जहन्नुम की आग में जलना होता है। मैंने कहा, तौबा से जहन्नुम की आग बुझ जाती है, सज़ा ख़त्म हो जाती है। मैं तौबा करता हूँ, आइंदा कभी गुनाह नहीं करूँगा। तुम्हें या दुनिया की किसी औरत को हाथ नहीं लगाऊंगा। जीना से बाकायदा निकाह पढ़वा कर बाकी उम्र सिर्फ उसके साथ गुजार दूंगा। तुम मेरी इज्जत का जनाजा निकाल के तौबा कर रहे हो। मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि मैं तुम्हें मुआफ़ नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं नेक इरादे से तुम्हारे पास आई थी। मेरा मकसद था तुम किसी एक मोहब्बत करने वाले के साथ ज़िंदगी गुजारो और किसी औरत की तन्हाई में ना जाओ। तो फिर अपने नेक मकसद के लिए जीना से नेकी करो। मैं कसम खाता हूँ जीना के अलावा कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। मेरी चंद शराइत मान लो और उन पर अमल करो। मैं अभी तुम्हारे दिमाग से निकल जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। अगर तुम सचमुच मेरे दिमाग से चली जाओगी तो मैं तुम्हारी हर शर्त पर अमल करूंगा। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम जीना से उस वक्त तक दूर रहोगे जब तक वह दुश्मनों की ख्याल ख्वानी और तनवीमी अमल के असर से नहीं निकल जाती। उसे दुश्मनों के असर से कौन निकालेगा? कब निकालेगा? तुम उसके दिमाग में जाया करोगे, उसे ये नहीं बताओगे कि तुम कहाँ और क्या करते फिर रहे हो। तुम दूर रहकर टेलीपैथी के जरिए उसका इलाज करते रहोगे। वाकई तुम्हारे मकासद नेक हैं। तुम चाहती हो दुश्मनों को जीना के जरिए मेरी मसरूफियात का और मेरे ठिकाने का इल्म ना हो और उसका इलाज भी होता रहे। मैं तुम्हारी इस शर्त पर दिलो जान से अमल करता रहूंगा। जब वो दुश्मनों के असर से निकल जाए तो तुम उसे अपने पास बुला लो। वह एक शर्त पर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं समझ गया, तुम कहोगी इसके बाद कोई दूसरी मेरी ज़िंदगी में कभी ना आए। इसके लिए तो मैं पहले ही कसम खा चुका हूँ। उस कसम के अलावा एक कड़ी शर्त है और वो ये कि तुम जीना को लेकर दूर किसी वीराने में चले जाओ। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है मैं इंसानी आबादी से दूर रहकर औरतों से भी दूर रहूंगा? नहीं, किसी वीराने में रहने की शर्त इसलिए है कि तुम वहाँ याद इलाही में मसरूफ रहोगे और शेख अल फारस मरहूम की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारोगे। मुझे चुप सी लग गई। ये बहुत कड़ी शर्त थी। मैं दुनिया में रहकर दुनिया की रौनक से कब तक दूर रह सकता था? फिर जीना दुनिया को छोड़कर तमाम सैर व तफरीहात, नए फैशन के मलबूसात और तमाम दुनियावी ख्वाहिशात से कब तक परहेज़ कर सकती थी? मेरे साथ कब तक यह सज़ा पा सकती थी? अगर ऐसी बातें काबिल कबूल होती तो मैं बहुत पहले शेख अल फारस मरहूम की हदायत पर अमल करता नजर आता। फिर मुझे ऐसी शराइत तस्लीम करने की ज़रूरत क्या थी? सोनिया ने कहा था मुझे 24 घंटे बाद इस औरत से निजात मिल जाएगी। मैं इस औरत से ख्वामखा इस मौजू पर बातें कर रहा था। मुझे इस सिलसिले में सिर्फ सोनिया से गुफ्तगू करनी चाहिए थी। यह सोचती मैंने सोनिया के पास जाने के लिए ख्याल खोने की परवाज़ की। मुझे ये समझना चाहिए था कि वह औरत मेरे दिमाग में मौजूद है। वह सोनिया से होने वाली गुफ्तगू सुनती रहेगी, लेकिन मैं चश्मे ज़दन में उस बला को भूल गया था। यानी उसने मेरे दिमाग से अपना ख्याल मिटा दिया था और मेरे ज़हन पर हावी होकर मुझे सोनिया से रब्ता करने पर उकसाया। सोनिया ने कोड वर्ड सुनकर कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अभी तुम्हारे पास एक फ़ोटोग्राफर आ रहा है, तुम्हारे नए चेहरे की तस्वीरें उतार कर पासपोर्ट वगैरह के लिए ले जाएगा। और सुनाओ, क्या वह तुम्हारे दिमाग में आई थी? हाँ, मेरे दिमाग से हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार है, मगर उसकी शराइत काबिल कबूल नहीं। वो क्या कहती है? यही कि मैं जीना के नॉर्मल होने के बाद उसे लेकर किसी वीराने में चला जाऊं और वहां याद इलाही में मसरूफ़ रहकर शेख अल फारस मरहूम की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूं। सोनिया ने कहा, वो औरत जिसे तुम बला कहते हो हकीकतन काबिल तारीफ़ है। हमारे एक बुजुर्ग की आखिरी ख्वाहिश का इस हद तक एहतराम करती है कि उसने जीना को साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। उसमें ज़रा भी खुदगर्जी होती तो वह कहती कि तुम्हें उसके साथ गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। वह तुम्हारे दिमाग पर हावी होकर अपने साथ वीराने में रहने पर मजबूर कर देती और वैसा करने में हक बजानिब होती, क्योंकि वह तुम्हारे पास अपना तन मन सब कुछ हार चुकी है। वो इतनी बड़ी कुर्बानियाँ देकर सिर्फ शेख अल फारस मरहूम के उस बयान की सच्चाई को कायम रखना चाहती है कि गुनाहगार फरहाद मर चुका है, लेकिन तुम शैतान की तरह जिंदा रहना चाहते हो। तुम उस औरत की अजमत को तस्लीम नहीं करोगे, लेकिन मैं उसकी अजमत को सलाम करती हूँ। तुम दिन रात उसे सलाम करती रहो, लेकिन मैं एक औरत का पाबंद नहीं रहूंगा। पाबंदी कैसी? वो तुम्हारे दिमाग से हमेशा के लिए जाने को तैयार है। उसने तनवीमी अमल के जरिए मेरे दिमाग को मजबूर कर दिया है कि मैं उसकी सोच की लहरों को महसूस ना करूं, और मैं वाकई महसूस नहीं कर पाता हूं। वो दिखावे के लिए चली जाएगी, लेकिन चुपचाप मौजूद रहा करेगी। फरहाद, जो औरत खुला जहन, नेक मकासद, कुर्बानियों का जज्बा और बुजुर्गाने दिन का एहतराम अपने दिल में रखती है, वो कभी धोखा नहीं देगी। जब जाएगी तो उस वक्त तक वापस नहीं आएगी जब तक तुम उसकी शराइत पर अमल करते रहोगे। यह शर्त काबिल कबूल नहीं है। मैं इंसानों की दुनिया से दूर नहीं रहूंगा।
क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे रसवंती से पारस और अली तैमूर से दूर चला जाऊं, फिर लौट कर ना आऊं? ज़्यादा जज्बाती ना बनो, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए वक्त ज़रूरत रब्ता कायम कर सकते हो। मैं पारस और अली तैमूर तुम्हें फरहाद की हैसियत से जानती हैं। चौथी वो तुम्हारे दिमाग में रहने वाली औरत है जो तुम्हारी असलियत जानती है। बाकी दुनिया को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम जिंदा हो। अब तो चेहरा भी बदल लिया है। कोई तुम्हें फरहाद का हमशक्ल नहीं कहेगा। यूं तुम्हें गुमनाम रहने पर एतराज़ क्यों है? मैंने जवाब दिया, गुमनामी का मतलब है कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए दुश्मनों की दुश्मनी का जवाब ना दूं, किसी सुपर ताकत से ना टकराऊं, मेरे बच्चे किसी मुसीबत में हों तो उनके काम ना आऊं। तुम फजूल सी बहस कर रहे हो। जब मुझसे और दोनों बेटों से राब्ता रहेगा तो फिर हमारी मुसीबतों में भी काम आओगे। लेकिन कोई ये जान ना सकेगा हमारे बुरे वक्तों में तुम काम आते हो। लेकिन जीना कब तक वीराने में मेरे साथ सजा पाती रहेगी? आ गई अपनी असलियत पर। तुम सिर्फ जीना की खातिर उस औरत की अजमत से और गुमनामी के नेक अमल से इनकार कर रहे हो। तुम पूछते हो वो वीराने में कब तक सजा पाएगी। मैं कहती हूँ मोहब्बत करने वाली औरत वीराने में क्या, जहन्नुम में भी सारी जिंदगी अपने मर्द के साथ रह सकती है। ये महज जज्बाती बातें हैं। जज्बात का नशा ज़रा कम होता है तो औरत की दुनियावी रौनक और तमाशे याद आती हैं। वो अपने जैसे इंसानों की सोसाइटी चाहती है। फरहाद, मैं जज्बाती औरतों की तरह नहीं मोहब्बत करने वालियों की बात कह रही हूँ। मेरा दावा है तुम्हारे दिमाग में रहने वाली सारी जिंदगी तुम्हारे साथ किसी वीराने में गुजार देगी। एक बार उसे आजमा कर देख लो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दुनियादार हूँ और दुनिया वालों के दरमियान रहूंगा। इस्लाम में इबादत की सबसे ज़्यादा अहमियत है, लेकिन इसके साथ दुनियादारी भी लाजमी करार दी गई है। तुम वीराने में रहकर खुदा के नेक और मजलूम बंदों के काम आ सकते हो। ख्याल ख्वानी के जरिए दुनियादारी के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हो। मैंने बेजार होकर पूछा, मेरी समझ में नहीं आता तुम उस औरत की हमायत क्यों कर रही हो? क्या तुम दोनों ने मेरी लाइल्मी में यह तय किया है कि मुझे किसी वीराने में भेज कर रहोगी? तुम्हारी मक्कारी से कुछ बैद नहीं। बहुत मुमकिन है उस औरत को तुमने ही मेरे दिमाग में भेजा हो। मैं जब सच बोलती हूँ तो उसमें झूठ की ज़रा भी मिलावट नहीं होती। और सच यह है कि मैंने उस औरत को ना देखा ना सुना और ना ही उसका नाम जानती हूँ। उसने कभी मेरे पास आकर अपने मुतल्लिक कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए कि नेकी का कोई नाम और पता नहीं होता। नेकी अपना तारुफ पेश नहीं करती, जो करना होता है कर गुजरती है। सोनिया, ये बहस ख़त्म करो। तुमने वादा किया था 24 घंटे बाद मुझे उस औरत से हमेशा के लिए निजात दिलाओगी। तुम्हें हर हाल में अपना वादा पूरा करना चाहिए। सॉरी, मैं ज़िंदगी में पहली बार वादा खिलाफी करते हुए खुशी महसूस करूंगी। ये ख्याल दिमाग से निकाल दो कि सोनिया ने जिस औरत की अजमत को सलाम किया है उसके नेक इरादों के खिलाफ कोई कदम उठाएगी। क्या तुम समझती हो तुम्हारे ताबू ना करने से मैं उस औरत की बेजा पाबंदियों में रहूंगा और खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ सकूंगा? तुम ज़बरदस्त हो फरहाद, जंजीरें खुद तोड़ डालोगे मगर बहुत पछताओगे। क्या ये काफ़ी नहीं है कि तुमसे ताउन की उम्मीद करके पछता रहा हूँ और पछताने के बाद मैं क्या करता हूँ ये अब तुम्हारे सामने आएगा। एक मिनट, जाने से पहले सुन लो। मैं फ्रांस की ज़मीन पर तुम्हारी तरफ से कोई हंगामा नहीं चाहती। मुझे मालूम है इस मुल्क को टेलीपैथी के हंगामों से बचाने के लिए तुमने जीना को रिहाई दिलाई थी। अब फिर उसे मेरे हवाले करोगी। जो कहोगे वही करूंगी। किसी एक मामले में इख्तलाफ राय हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं। कोशिश करूंगा कि हमारे दरमियान इख्तलाफात कम से कम हो और किसी मामले में हम एक दूसरे की कभी ज़रूरत ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ी तो काम नहीं आओगे? क्या बेटों के भी काम नहीं आना चाहोगे? मैं जवाब ना दे सका। वो बोली, बाबा साहब के दारे ने तुम्हारे बेटों को इल्म हुनर का कमाल दिया है, उन्हें फौलाद और नाकाबिल तस्खीर बना दिया। तुम उस इदारे के भी कभी काम नहीं आओगे। मेरी बात जाने दो। दुश्मन मेरी हाजिर दिमागी मक्कारी से सहमे रहते हैं, लेकिन मैं इतनी नादान हूं कि तुम्हारे लिए अपनी जवानी गारत कर दी। 20 बरस से पारस को कलेजे से लगाए हुए हूँ। दुनियावी रिश्ते से ना तुम्हारी कुछ लगती और ना पारस की माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी कुछ लगने और पारस की माँ कहलाने की हमाकत किए जा रही हूँ। और हमाकत का नतीजा तो यही मिलता है जो मुझे मिल रहा है। बेशक आइंदा कभी मेरे काम ना आना, मगर अपनी अकल से कोई बड़ा फैसला ना करो। जीना तुम्हारे हवास पर छाई हुई है, ऐसे में तुम कभी सही फैसला नहीं कर सकोगे। मैं सर झुकाकर सोचने लगा। मुझे कुछ हो गया था। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने सोनिया की मोहब्बत, खुलूस और कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके उसकी तौहीन की है। मैं और मेरे बच्चे सारी उम्र उसकी खिदमत करते रहते, तब भी उसकी बेलौस मोहब्बत का सिला नहीं दे सकते थे। मैंने नदामत से कहा, सोनिया, मैं शर्मिंदा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिमाग सही तौर पर सोचने और फैसला करने के काबिल नहीं रहा है। तुम मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी साथी हो। इतनी बड़ी दुनिया में किसी की मोहब्बत, जहानत और बर्तरी को तस्लीम करता हूँ तो वह तुम हो। मैं तुम्हें कभी नाराज़ करने के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता। वो खुश होकर बोली, खुदा का शुक्र है और ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम अपनी गलती महसूस कर लेते हो। तुम भी अपनी गलती को समझो और मुझे इल्ज़ाम ना दो कि जीना मेरे हवास पर छाई हुई है। जब मेरा दिमाग ही मेरे बस में नहीं है, वो एक औरत के काबू में है, तो फिर मेरे हवास पर जीना कैसे छाएगी? मेरी मौजूदा ज़हनी इंतशार की वजह सिर्फ वो औरत है। तब मेरे दिमाग में बड़ी देर के बाद उसकी आवाज़ उभरी। वो कहने लगी, फरहाद, मैं ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहती कि मेरी वजह से तुम सोचने समझने और सही फैसला करने के काबिल नहीं रहे। मैं तुम्हारी भलाई और शेख अल फारस मरहूम की सच्चाई को बहाल रखने की खातिर तुम्हें सही रास्ते पर ले जा रही थी। अब ऐसा नहीं करूंगी।
तुम यकीन करो या ना करो, मैं तुम्हारे दिमाग से जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले सोनिया से 2 बातें करना चाहती हूँ। क्या वो मुझे अपने पास आने देगी? मैंने सोनिया से कहा वो तुम्हारे पास आकर कुछ कहना चाहती है। सोनिया ने कहा मैं उसे खुशामदीद कहती हूँ। फिर मैंने देखा सोनिया खला में तकने और मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो मेरे दिमाग से उसके दिमाग में पहुंच गई थी और कह रही थी, सोनिया मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। तुम्हें एक गवाह बनाने के लिए ये कह रही हूँ कि मैंने इसी लम्हे से फरहाद के दिमाग को आज़ाद कर दिया है। अब इसके पास नहीं जाऊंगी। तुम उसे एक बात समझा दो कि उसे फरहाद की हैसियत से कभी दुनिया वालों पर जाहिर नहीं होना चाहिए। मैं जब ये देखूंगी कि वो जाहिर होने वाला है और शेख अल फारस मरहूम की सच्चाई पर हरफ आने वाला है, तो मैं उसकी बदतरीन दुश्मन बन जाऊंगी, जान की दुश्मन, ताकि दुनिया वालों को आखिरी बार उसकी मौत का यकीन आ जाए। सोनिया ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? तुमसे शिकायत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो फिर चाहत का सबूत दो, फरहाद की गैर मौजूदगी में मेरे पास आओ। मेरा वादा है जब आओगी तो दिल खुश कर दूंगी। मुझे यकीन है तुम ऐसा करोगी और मैं ज़रूर आऊंगी। खुदा हाफिज। चंद लम्हों तक खामोशी रही। मैं सोनिया के दिमाग से निकला, फिर चंद सेकंड के बाद आकर बोला, मैं अभी चला गया था, क्या वो बदस्तूर मौजूद थी? सोनिया ने कहा, नहीं, चंद सेकंड के लिए। मेरा दिमाग पराई सोच की लहरों से खाली हो गया था। फिर तुम मुखातिब हो रहे हो। मैंने पूछा, तुम उसका दिल कैसे खुश करोगी? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या उसके साथ मिलकर मुझे मौलवी बनाने का इरादा है? तुम इसी तरह उसे खुश कर सकोगी? क्या तुम ऐसे ही नादान बच्चे हो कि हम 2 औरतें तुम्हें जो बनाना चाहेंगी तुम बन जाओगे? फिर मुझे बताओ, उसका दिल कैसे खुश करोगी? वो मुझे दिलो जान से चाहती है, ऐसे में उसे दोस्ती की पेशकश करूं तो क्या वो दोस्त बनकर काम करने में फख्र नहीं करेगी? हाँ, तुम उसे दोस्त बना सकती हो, लेकिन वो मेरी दुश्मन बनकर गई है। तुम उसे गलत ना समझो। उसने तुम्हें मोहतात रहने के लिए चैलेंज किया है। ये चैलेंज तुम्हारी बेहतरी के लिए है। तुम्हारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि तुम शेख अल फारस मरहूम के बयान की सच्चाई को कायम रखो और कभी अपनी असलियत ज़ाहिर न होने दो। मैं कभी ज़ाहिर नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि वो हमेशा के लिए मेरे दिमाग से चली गई है? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि वो जा चुकी है। अगर ज़हनी इंतशार से बचना चाहते हो तो उसे भूल जाओ, वरना तुम्हारी मर्जी है, सारी ज़िंदगी एक बैल की तरह मच्छर का बोझ महसूस करते रहोगे। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने कहा, मैं अभी फ़ोन अटेंड करके बातें करूंगा। मैंने रिसीवर उठाया। होटल की काउंटर गर्ल ने कहा, एक फ़ोटोग्राफ़र आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। मैंने कहा, रिसीवर फ़ोटोग्राफ़र को दो। चंद सेकंड के बाद फ़ोटोग्राफ़र की आवाज़ आई, सर, मुझे मादाम ने भेजा है, चले आओ। मैंने रिसीवर रखा, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर ख्यालात पड़े। वो गलत आदमी नहीं था, सोनिया के अहकामात की तामील के लिए आ रहा था। मैंने दस्तक सुनकर दरवाज़ा खोला। उसने कमरे में आकर फ्लैश लाइट से मेरी कई तस्वीरें उतारी। इस दौरान मैंने सोनिया को मुखातिब करके पूछा, क्या फ़ोटोग्राफ़र के लिए कोई पैगाम है? नहीं, उसे जाने दो, मुझे 1 घंटे बाद तुम्हारी तस्वीरें मिल जाएंगी। फोटोग्राफर चला गया। मैंने कहा, मैं यकीन करता हूँ कि वो दिमाग से जा चुकी है। अब जीना मेरे पास रह सकेगी। मैं इसी तरह उस औरत की अदम मौजूदगी को समझ पाऊंगा। तुम फिर उल्टी बातें कर रहे हो। क्या जीना का इलाज नहीं होने दोगे? इलाज से पहले तुम्हारे करीब आएगी तो दुश्मनों को मालूम हो जाएगा कि तुमने नया नाम और नई शख्सियत इख्तियार की है और उसे साथ लेकर न्यूयॉर्क जा रहे हो। मैं सोच में पड़ गया। जीना की खातिर न्यूयॉर्क जाने से इनकार कर सकता था, लेकिन नए नाम और शख्सियत को दुश्मनों से छुपा नहीं सकता था। मैंने पूछा, क्या तुम जीना की जिम्मेदारी कबूल कर रही हो? मैं कबूल करती हूँ। इसके बावजूद तुम्हारा ध्यान उस लड़की की तरफ रहेगा और तुम पूरी तवज्जो से सुपर मास्टर की ख्यालख्वानी करने वालों तक नहीं पहुंच सकोगे। तुम दुरुस्त कह रही हो। मेरा ख्याल है कल ही न्यूयॉर्क जाना ज़रूरी नहीं है। मैं जीना का इलाज होने तक इसी शहर में रहूंगा और ख्यालख्वानी के जरिए कैनी पॉल और जोरा जोरी और उसके कर्नल बाप तक पहुंचकर काम की बातें मालूम करता रहूंगा। तुम क्या कहती हो? वो बोली, सुपर मास्टर की ख्यालख्वानी करने वालों तक पहुंचना और उनकी सही तादाद मालूम करना बहुत ज़रूरी है। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे और जाओगे तो जीना को छोड़कर किसी काम के नहीं रहोगे। इसलिए मैं अली तैमूर को न्यूयॉर्क भेज रही हूँ। जब वो वहाँ पहुँच जाए तो तुम उसे कैनी पॉल और जोरा जोरी का पता बताओगे। तुम कमाल की औरत हो। मैं जो चाहता था वही कर रही हो। मैं अली तैमूर से रब्ता करूँगा। बहरहाल तमाम मामला तय हो चुकी हैं। तुम जीना का इलाज होने तक उससे दूर रहोगे। अब मेरे दिमाग से जाओ। तुम्हारे दिमाग से जाने वाली किसी वक्त भी मेरे पास आ सकती है। मैं जीना के पास चलाया। वो सो रही थी। मैंने उसे झूठ कहा था कि बुरी तरह जख्मी हो गया हूँ। ये सुनते ही वो मुझे तलाश करने के लिए फौजियों की हिरासत से निकलना चाहती थी। उसे बड़ी मुश्किलों से काबू में करके दोबारा अंडरग्राउंड सेल में पहुंचाया गया। फिर उसे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया गया। उसे 2 घंटे पहले इंजेक्शन दिया गया था। उसकी ख्वाबीदा सोच ने बताया कि वो तनवीमी नींद पूरी कर रही है। ये बात उसके लिए खतरनाक थी। उस पर किसी ने तनवीमी अमल किया था। चूंकि वह मामूला थी इसलिए मुझे आमिल का नाम नहीं बता सकती थी। मैंने सोनिया को मुखातिब करके कहा, तुम्हारे फौजी जीना की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। उन्होंने उसे इंजेक्शन देकर सुलाया। दुश्मन ने उसके ख्वाबीदा दिमाग को गिरफ्त में लेकर अपनी मामूला बना लिया है। फरहाद, जब मैंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है तो कोई दुश्मन अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकेगा। क्या तुमने उस पर तनवीमी अमल कराया है? हाँ, हम सिर्फ बिजली के झटकों से नहीं, तनवीमी अमल से भी उसका ब्रेन वॉश करेंगे।
दुश्मनों के तमाम हथकंडों को उसके दिमाग से मिटा देंगे। यह तरीका कामयाब होगा, लेकिन वो सो रही थी। उस पर अमल करने के लिए किसी टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत थी, जबकि रसवंती ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं। इस दौरान मैं तुमसे गुफ्तगू में मसरूफ़ रहा, फिर उसके दिमाग में कौन गया, किसने अमल किया। जीना के मामले में तुम्हारा दिमाग काम करने के काबिल नहीं रहता। अगर तुम्हारा दावा है कि इश्क ने तुम्हें निकम्मा नहीं किया है तो बताओ, मैंने जीना पर किस तरह अमल कराया है। मैं सोच में पड़ गया। हमारी टीम में और कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं था। समझ में नहीं आया कि सोनिया ने किस तरह उस पर अमल कराया होगा। वो बोली, खामोश क्यों हो? मान लो कि जीना ने तुम्हें किसी काम का नहीं छोड़ा है। सुनो, तुम उसे जानते हो। वो टेलीपैथी जानने वाला मेरा आशिक है, दीवाना है। मैंने चौंक कर कहा, प्रिंस डैगर? हाँ। अब तुम कहोगे कि मैंने जीना का ब्रेन वॉश कराने के लिए प्रिंस पर भरोसा क्यों किया। बेशक, अभी तुमने किसी मामले में उसे अच्छी तरह आजमाया नहीं है। क्या आजमाने के लिए जीना ही मिली थी? तौबा है, इतनी भी दीवानगी अच्छी नहीं होती। तुम्हारे इत्मीनान के लिए कह दूं कि प्रिंस दिलो जान से मेरा ताबेदार है। मैंने उसे वादा किया था कि वो सुपर मास्टर को छोड़कर मेरी तरफ आएगा तो मैं बड़े बड़े अहम मामलात में उसे अपने साथ रखूंगी, और वो मेरे साथ है। कल हम दोनों अली तैमूर के साथ न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ओह गॉड, तुम जा रही हो तो सुपर मास्टर का क्या बनेगा? वो बोली, किसी का कुछ बनेगा, किसी का कुछ बिगड़ेगा, यही होता है। क्या प्रिंस डैगर मेरा हमशक्ल ही रहेगा? हाँ, सुपर मास्टर और उसके आदमी उसे ब्रायन वुल्फ समझेंगे। वो तुम्हारे पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे। तुम दुश्मनों की तवज्जो जानबूझकर उसकी तरफ दिलाओगी। अपनी तरफ भी मुतवज्जा करूंगी, क्योंकि अपने असली चेहरे के साथ रहूंगी। मैं और प्रिंस सुपर मास्टर के सामने चारा डालेंगे। हमले तो अली करेगा। फौज के हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ स्टेटस के आला हुकाम और फौज के आला अफसरान अपनी कारों में आ रहे थे और जनरल वाइस के दफ्तरी कमरे में पहुंच रहे थे। उस दफ्तर के अतराफ सख्त पहरा था। किसी फौजी जवान और छोटे बड़े अफसर को भी उधर जाने की इजाज़त नहीं थी। जब मतलूबा हुकाम और आला अफसरान जनरल वाइस के कमरे में पहुंच गए तो दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया। जनरल का वो कमरा साउंड प्रूफ था। तमाम अफराद तरतीब से रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। जनरल वाइस ने उनके सामने खड़े होकर बारी बारी सब पर नजर डाली, फिर कहा, सुपर मास्टर अरे ने पेरिस से बड़ी तफसीली मालूमात फराहम की हैं। एक स्टेट के हाकिम ने कहा, हम अपनी मसरूफियात छोड़कर आए हैं। क्या उन मालूमात का ताल्लुक हमसे है? जनरल ने कहा, बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर मैंने ये तलाब तक ना पहुंचाई और आप बेखबर रहे तो आपके पांव तले से ज़मीन सिरक जाएगी। ऐसी क्या तशवीशनाक इतला है? सोनिया और ब्रायन वुल्फ आज रात की फ़्लाइट से न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। क्या वाकई? किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सब तरह तरह के सवालात कर रहे थे। जनरल ने कहा, आप जानते हैं कि हमारा नया सुपर मास्टर बाबा साहब के दायरे में है। वो बहुत अंदर की खबर जानता है। उसने कोई 10 घंटे पहले इतला दी थी कि अली तैमूर इदारे से अचानक कहीं चला गया है। अगर वो भेस बदल कर इधर का रुख करेगा तो उसे हमारे सफारत खाने से यहाँ आने का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। एक ने सवाल किया, भेस बदलने वाले को कैसे पहचाना जाएगा? पहचाना मुश्किल है, फिर भी एहतियाती तदाबीर पर अमल हो रहा है। हमारे सफारत खाने से नए इजाज़तनामे जारी नहीं किए जा रहे हैं। शुमाली और जनूबी अमेरिका में जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाहें हैं वहाँ मुसाफिरों को सख्ती से चेक किया जाएगा। हर जगह एंटी मेकअप कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। खुसूसन जवान मुसाफिरों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। हमारे जासूस उनकी टो में लगे रहेंगे। उनके फिंगरप्रिंट्स हासिल करके अली तैमूर की उंगलियों के निशानात से मुआवजा किया जाएगा। एक ने कहा, ये तमाम एहतियाती तदाबीर दुरुस्त हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो आ जाएगा, कल आएगा या किस दिन यहाँ पहुँचेगा। जब तक वो नज़रों में नहीं आएगा तब तक क्या रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों की निगरानी होती रहेगी? मजबूरी है। हमें उस सांप के बच्चे को ढूंढ निकालने के लिए मुमकिन और नामुमकिन तरीक़ों पर अमल करना होगा। एक स्टेट के हाकिम ने कहा, सीधी सी बात है, सोनिया और ब्रायन वुल्फ को यहाँ पहुँचते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे ने कहा, वो दोनों फ्रांस के मुअज़्ज़ज़ शहरी और वीआईपीज में सर-ए-फ़हरिस्त हैं। हमारी खारजा पॉलिसी फ्रांस से इख्तलाफ मोल लेने की इजाज़त नहीं देती, तो फिर उन्हें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से वापस भेजा जा सकता है। हम उन्हें वापस भेजकर बहुत बड़ी गलती करेंगे। वह दोनों भेस बदल कर दूसरे दिन यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर अली तैमूर की तरह उन्हें भी पहचानने का मसला पैदा हो जाएगा। बात माकूल थी। सब तायद करने लगे कि सोनिया और ब्रायन वुल्फ को यहाँ खुश आमदीद कहा जाए। एक ने कहा, सरकारी तौर पर उनकी पजीराई की जाए, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए। इस तरह हमें उनकी दिन रात की मसरूफियात का इल्म होता रहेगा। दूसरे ने कहा, अगर अली तैमूर यहाँ आ रहा है या आ चुका है तो सोनिया किसी न किसी तरह उससे रब्ता करेगी। तीसरे ने कहा, सोनिया को रब्ता करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वुल्फ ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया का पैगाम अली को पहुंचाया करेगा। कर्नल जेकब वॉल ने कहा, किसी मौके पर वुल्फ को मुसीबतों में डाल दिया जाए और सोनिया को दूसरी तरफ मसरूफ़ रखा जाए तो अली वुल्फ की मदद को ज़रूर आएगा। जनरल ने कहा, हम ऐसी चालें चलेंगे। कर्नल जेकब वॉल, मैं सबसे पहले जो चाल चलने वाला हूँ वो चाल तुम्हारे घर से शुरू होगी। कर्नल ने पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? तुम्हारी बेटी जोरा जोरी की एक डमी तैयार हो रही है। वह डमी तुम्हारी बेटी की हैसियत से तुम्हारे साथ रहेगी। अली तैमूर जवान है और जोरा जोरी हसीन है। उसकी डमी उसे फांसेगी।
किस तरह फांसेगी और कैसा ड्रामा प्ले किया जाएगा, ये सब कुछ डम्मी को अच्छी तरह सिखाया जा रहा है। जनरल, तुम ऐसी ज़बरदस्त चालें पहले नहीं चलते थे। मैं अब भी अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा रहा हूँ। ये हमारे नए सुपर मास्टर अरेरे की प्लानिंग है। वो पेरिस में बैठा हुआ अपने सारे मंसूबे मुझ तक पहुंचाता रहता है। उसके एक मंसूबे के मुताबिक हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले मुख्तलिफ पनाहगाहों में पहुंच गए हैं। वहां तक सोनिया वगैरह की रसाई नामुमकिन बना दी गई है। उसके दूसरे मंसूबे के मुताबिक अगर अली तैमूर मेकअप के बावजूद पहचान लिया जाए तो उसे बेनकाब ना किया जाए, बल्कि उसी मेकअप में उसे गोली मार दी जाए। हमारे पास सफाई पेश करने का यह जवाब रहेगा कि हमने एक बहरूपे को मुकाबले में मारा है। हम नहीं जानते थे कि वो अली तैमूर है। फोन की घंटी बजने लगी। जनरल वाइज ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा, फिर दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा। इसके बाद रिसीवर रखकर कहा, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हमारे मुल्क को पहली बार ऐसा ज़बरदस्त सुपर मास्टर नसीब हुआ है जिसकी मालूमात कभी गलत नहीं होंगी और जिसका मंसूबा कभी नाकाम नहीं होगा। अभी हमारे एक जासूस ने इतला दी है कि जिस त्यारे में सोनिया और वुल्फ सफ़र कर रहे थे वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंच गए। आप यहाँ बैठे बैठे सोनिया और ब्रायन वुल्फ को देख सकती हैं। उसने एक रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी को ऑन किया। 26 इंच के स्क्रीन पर एयरपोर्ट का मंजर दिखाई दे रहा था। एक त्यारे की सीढ़ियों से मुसाफिर उतर रहे थे और उनके दरमियान सोनिया साफ तौर से नजर आ रही थी और फरहाद का हमशक्ल वुल्फ भी आसानी से पहचाना जा रहा था। बेशक नया सुपर मास्टर अरेरे निहायत खतरनाक साबित हो रहा था। सही मायनों में आस्तीन का सांप था। वो सोनिया जो दुश्मनों को नकाब में भी पहचान लेती थी, उसने भी शायद सुपर मास्टर अरेरे को नहीं पहचाना था। वैसे भी सोनिया के लिए पहचानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना फ्रेब से बचना ज़रूरी है। ये बात अभी किसी की समझ में नहीं आई थी कि वो फ्रेब खाने क्यों चली आई है। त्यारे की सीढ़ी के पास 2 सरकारी अफसर खड़े हुए थे। उन्होंने आगे बढ़कर सोनिया और वुल्फ को मुखातिब किया। अपना तारुफ कराते हुए मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। पहले तो वो दोनों चौंके, फिर मुस्कुराकर मुसाफिया करने लगे। सोनिया ने पूछा, आप हमसे क्या चाहती हैं? एक अफसर ने कहा, आप जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ की सरकार आपकी मेज़बान रहेगी। एक फोटोग्राफर मुख्तलिफ जावियों से उनकी तस्वीरें उतार रहा था। वो दोनों सरकारी अफसरों के साथ चलते हुए एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुए। दाखिली दरवाजे पर एंटी मेकअप कैमरा था। वो कैमरे के सामने से गुजर गए। इसके 1 मिनट के अंदर ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। जनरल ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से जासूस की आवाज़ आई, सर, ज़बरदस्त धोखा हो रहा है, वो सोनिया नहीं है। जनरल वाइज ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? यस सर, एंटी मेकअप कैमरे ने बड़े से स्क्रीन पर दिखाया है। सोनिया के मेकअप के पीछे एक अजनबी लड़की है। क्या उस डमी सोनिया को रोका गया है? जी नहीं, आपके हुक्म का इंतज़ार है। उसे न रोका जाए, न टोका जाए, न शुबे की नज़रों से दिखा जाए। उसे सोनिया ही की तरह VIP ट्रीटमेंट दो। उसने रिसीवर रख दिया। एक ने पूछा, क्या वो डमी सोनिया है? हाँ, वो हमें अहमक समझ रही है। हम उसे खुशफहमी में मुब्तला रखने के लिए उसकी डमी को सोनिया समझते रहेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? जनरल वाइज फैक्स मशीन के जरिए सुपर मास्टर अरेरे को मौजूदा हालात की तफसीली रिपोर्ट भेजने लगा। आधे घंटे के अंदर इस रिपोर्ट का जवाब मौसूल हुआ। सुपर मास्टर अरेरे ने लिखा था, मैं फौरी तौर पर आपकी रिपोर्ट पढ़ ना सका, दूसरी जगह मसरूफ़ था। ये मैं यकीन से कहता हूँ, सोनिया पेरिस में नहीं, अपनी डमी को वुल्फ के साथ भेजा है। इसमें उसकी गहरी चाल है। खुद भी यहाँ से जा चुकी है। साफ जाहिर है कि हमारे मुल्क में भेस बदल कर रहेगी। अपनी डमी को आप लोगों के सामने रखकर पसे पर्दा अपना काम कर जाएगी। आपने एक बहुत बड़ी गलती की। एयरपोर्ट में डमी सोनिया और वुल्फ का इस्तकबाल नहीं करना चाहिए था। इस तरह सोनिया समझ लेगी कि उनकी आमद की इतला पहले ही आपको मिल गई थी। उस खतरनाक औरत को यह सोचने का मौका न दे कि मैं घर का भेदी हूँ और लंका ढा रहा हूँ। सोनिया और अली को ढूंढ निकालने की कोशिश करें, दैट्स ऑल। जनरल ने उसे पढ़कर सुनाया। सब लोग परेशानी का इजहार करने लगे। पहले अली तैमूर को ढूंढ निकालने का मसला था, अब सोनिया रूपोश होकर दहशत बन गई थी। कर्नल ने कहा, अगर वो जल्दी हमारी नज़रों में ना आई तो हमारी नींदें हराम हो जाएंगी। वैसे क्या हम यकीन कर लें कि वो यहाँ आ चुकी है? यकीन ना करने की कौन सी बात है। तमाम एयरपोर्ट और बंदरगाहों में एंटी मेकअप कैमरे नस्ब किए गए हैं। कहीं से ये रिपोर्ट नहीं आई है कि सोनिया और अली मेकअप में यहाँ पहुँच गए हैं। जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से डमी सोनिया की रिपोर्ट आ सकती है तो असली सोनिया और अली की भी रिपोर्ट आनी चाहिए। इससे जाहिर होता है कि वो दोनों अभी यहाँ पहुँचे नहीं हैं। जनरल ने कहा, सुपर मास्टर अरेरे साफ तौर पर कह रहा है सोनिया पेरिस से जा चुकी है। अगर एंटी मेकअप कैमरों की रिपोर्ट ना आए तो इसका मतलब ये होगा वो दोनों माँ बेटे प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरे बदल कर आ रहे हैं या आ चुके हैं। एक ने कहा, हर हाल में हमारी तशवीश बढ़ती जा रही है। दूसरे ने कहा, हमसे टक्कर लेने वाली दूसरी सुपर ताकतें हमारे लिए इतनी दर्द-ए-सर नहीं होती जितनी ये सोनिया हो जाया करती है। हम इस मसले पर जितना बोलेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। इसका एक ही हल है कि हम अपनी अपनी स्टेट में मोहतात रहें, मशकूक अफराद की सख्ती से चेकिंग करते रहें और एक दूसरे से बराबर राब्ता रखें। हम यकीनन एक दूसरे की मदद से उन माँ बेटे तक पहुँच जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करते हुए आज की मीटिंग बर्खास्त करता हूँ। एक बार फिर शुक्रिया। वो सब उठना चाहते थे कि फ़ोन की घंटी सुनकर उधर देखने लगे। जनरल ने रिसीवर उठाया। एक जासूस की आवाज़ आई, सर टीवी स्क्रीन पर देखें।
जनरल ने रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी को ऑन किया। स्क्रीन पर डमी सोनिया और वुल्फ नजर आ रहे थे। वे कैसे बंगले में पहुंच गए थे जो सरकारी तौर पर उनके लिए मखसूस किया गया था, उनकी हकीकत मालूम करने और उनकी बातें सुनने के लिए ऐसे हालात खुफिया तौर पर लगाए गए थे जहां उनकी नजर नहीं पड़ सकती थी। डमी सोनिया एक बेडरूम में थी, सिंगार मेज के आईने के सामने बैठी हुई अपने चेहरे पर वैनिशिंग क्रीम का मसाज कर रही थी, जिसके नतीजे में सोनिया का मेकअप उतरता जा रहा था और एक अजनबी लड़की का चेहरा जाहिर होता जा रहा था। ब्रायन वुल्फ ने उसे कहा, इसे साफ करने की क्या जरूरत है, नकली मास्क उतार दो। वो बोली, मास्क उतारने के बाद भी इसे साफ करके रखना होगा, ये फिर किसी वक्त काम आएगा। उधर स्क्रीन पर बातें हो रही थी, इधर जनरल अपने लोगों से कह रहा था, ताजुब है ये लड़की सोनिया बनकर आई, फिर सोनिया का मेकअप क्यों उतार रही है, क्या इसे अंदेशा नहीं कि हम सोनिया के पासपोर्ट के मुताबिक इसका मुहासबा करेंगे। कर्नल ने स्क्रीन की तरफ उंगली उठाकर कहा, वो देखो, अजनबी लड़की का चेहरा भी असली नहीं है, वो मास्क पहने हुए है। सबने देखा ब्रायन वुल्फ लड़की की गर्दन से मास्क का जोड़ खोल रहा था। जैसे ही वो जोड़ खुला और मास्क चेहरे से अलग हुआ, सबके मुंह हैरत से खुल गए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन पर सोनिया को देख रहे थे। यानी अजीब चक्कर था, दोहरे मेकअप के पीछे से असली सोनिया जाहिर हो रही थी। बात समझ में आ गई थी। सोनिया ने अपने असली चेहरे पर एक अजनबी लड़की का मास्क चढ़ाया था, फिर उस मास्क पर सोनिया का मेकअप कराया गया था। एंटी मेकअप कैमरों के लेंस ऊपरी मेकअप के आर पार जो चेहरा होता है उसे दिखाती हैं। तह दर तह मेकअप के आर पार पहुंचने वाला कोई लेंस अभी किसी मुल्क में नहीं है। सभी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। सोनिया हंसते हुए वुल्फ के हाथ पर हाथ मारकर कह रही थी, कैसा चक्कर दिया, अब दुश्मन मुझे डमी सोनिया समझकर नजरअंदाज करते रहेंगे और असली सोनिया के मुतालिक मालूमात हासिल करते फिरेंगे। उन्हें यह कभी मालूम नहीं होगा कि जिसे डमी समझ रहे हैं वही असली है। ब्रायन वुल्फ भी हंसते हुए बोला, तुम्हारा जवाब नहीं है सोनिया, दुश्मनों को ऐसे चक्कर देती हो कि पानी सर से गुजरने के बाद ही उन्हें होश आता है। वह सर उठाकर इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ खुफिया हालात नजर नहीं आ रहे, शायद उन्हें हमारी आमद की अचानक इतला मिली होगी, इसलिए यहाँ हालात छुपा कर रखने का मौका नहीं मिला होगा, लेकिन हमारी अदम मौजूदगी में वह ऐसा कर सकती हैं। हमारी बातें सुन सकती हैं, आइंदा तुम खास बातें ख्याल ख्वानी के जरिए करोगे। फिर वो अपनी जगह से उठकर सूटकेस से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं गुस्ल करने जा रही हूँ, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए जरूरी मालूमात हासिल करो। वह चली गई। वुल्फ एक इजी चेयर पर बैठकर खला में तकने लगा। इसका मतलब था वो किसी से दिमागी राब्ता कायम कर रहा है, जिससे राब्ता किया जा रहा है वली तैमूर भी हो सकता था। एक स्टेट के हाकिम ने उसे स्क्रीन पर देखते हुए कहा, काश हम मालूम कर सकते कि वो सोच के जरिए किससे बातें कर रहे हैं। जनरल ने कहा, यह हमारे लिए मायूस होने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का मौका है। सोनिया अपनी तमाम तर मक्कारियों के साथ बेनकाब हो गई है। एक ने खुशी से कहा, रफ्ता रफ्ता हमारी जीत हो रही है, हमारे सरों से सोनिया को ढूंढ निकालने का बोझ उतर गया है। दूसरे ने कहा, एक अली तैमूर रह गया है, वो भी ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकेगा। हमारा सुपर मास्टर वाकई बाकमाल और बर वक्त सही इक़दामात करने वाला मर्द आहान है। उसकी जहानत से सोनिया की मक्कारियां नाकाम हो रही हैं। वो सब खुश थे और मुतमईन थे कि सोनिया खुशफहमी में रहकर कोई ऐसा कदम उठाएगी जो उन्हें अली तैमूर तक ले जाएगा। उधर ब्रायन वुल्फ यानी प्रिंस डैगर ख्याल ख्वानी के जरिए कहीं दूर नहीं गया था। उसी कमरे के बाथरूम में सोनिया के पास पहुंचा हुआ था और उसे कह रहा था, तुम्हारी बहुत सी हरकतें समझ में नहीं आती। जब एंटी मेकअप कैमरा तुम्हें डमी सोनिया साबित कर चुका था तो तुम खुद को असली रूप में क्यों ले आई हो। तुम्हारी ये तमाम हरकतें दूर कहीं स्क्रीन पर देखी गई होंगी और हमारी बातें भी सुनी गई होंगी। वह सोच के जरिए बोली, अगरचे यहाँ खुफिया कैमरे और माइक नजर नहीं आ रहे हैं, ताहम ये मोटी सी अकल में आने वाली बात है कि उन्हें मेरी आमद की इतला बहुत पहले मिल चुकी थी। उन्होंने मेरी बातों को सुनने और हरकतों को देखने के इंतजामात जरूर किए होंगे, लेकिन तुमने अपनी असलियत क्यों जाहिर की, इसका जवाब फिर कभी दूंगी, अभी क्यों नहीं। मैंने अपनी इस मुहिम में तुम्हें शरीक करते वक्त कहा था कि जब तक खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं होती उस वक्त तक मैं कुछ बातें सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखती हूँ। फरहाद के साथ भी यही होता था, हम दोनों एक दूसरे से अहम बातें छुपाते थे। इसके बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि राज को जिस कदर राज रखा जाए उसी कदर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि हम में से किसी का भी दिमाग दुश्मनों की चाल से कमज़ोर होगा और दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला हमारे अंदर पहुंचेगा तो उसे बहुत कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन वो राज मालूम नहीं होगा जो मैंने तुमसे छुपाया है या तुम मुझसे छुपाओगे। हाँ, इस पहलू से तुम्हारी राजदारी दुरुस्त है। अब जाओ, मैं गुस्ल करने के लिए लिबास उतारूंगी। हाय, तुमने क्या कह दिया, अब मैं तसव्वुर में ना जाने कहाँ कहाँ पहुँचता रहूँगा। बेशर्मी की बातें ना करो वरना सांस रोक लूंगी। भगाने से पहले इतना बता दो, मुझे कब तक तड़पाती रहोगी। उसने सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। एक सर्द आ भरकर सोचने लगा, मौजूदा मुहिम के दौरान ऐसे कारनामे अंजाम दूंगा कि वो खुशी से खिंची हुई खुद ही मेरे बाजू में आ जाएगी। सारी दुनिया को फतह करना आसान हो सकता था, लेकिन सोनिया को फतह करना तकरीबन नामुमकिन। लेकिन प्रिंस धीरे धीरे उसका दिल जीतकर करीब आ गया था, इतना करीब कि अब वो दोनों एक ही बंगले में रहने वाले थे और आज की रात आने तक वो शायद एक ही बेडरूम में होते। ऐसी नाकाबिले तस्खीर मशहूर व मारूफ तेज़ व तर्रार औरत को अपने बाजू में जकड़ने और उसे गले लगाने के तस्वुर में इतनी मुसरतें भरी हुई थी कि आरज़ू और जज्बों के हजूम में उसका मुंह खुल गया था, दीदे फैल गए थे
और वो साकित बैठा खला में तक रहा था। उसे अपने आसपास की दुनिया की कोई खबर ना थी, खुद अपना होश ना था। ऐसे ही वक्त ठाई से गोली चलने की आवाज़ आई। वो गोली खिड़की का शीशा तोड़ती हुई उसके करीब से गुजरकर दीवार में घुस गई। वो उछलकर सोफे पर से फर्श पर आ गया। उसके तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए। वो रेंगता हुआ खिड़की के टूटे हुए शीशे की तरफ देखता हुआ एक दीवार की आड़ में चला गया। सोनिया उससे पहले ही बाथरूम से निकलकर सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर चली गई थी। बंगले के अतराफ निगरानी करने वाले सरकारी मुहाफिज इधर उधर दौड़ रहे थे। मालूम करना चाहते थे कि गोली किसने चलाई और किस पर चलाई। इतने सख्त पहरे के बावजूद किसने ऐसी जुर्रत की। सोनिया दौड़ती हुई छत पर आई। वहां एक अफसर 2 सिपाहियों के साथ था। उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो नागवारी से बोली, मेरे साथी पर गोली चलाई गई है और मुझसे पूछते हो यहाँ क्यों आई हूँ? मैं पूछती हूँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने इस बुलंदी से किसी मशकूक आदमी को भागते हुए नहीं देखा है? मादाम अगर देख लेता तो यहाँ आराम से न रहता। चूंकि नहीं देखा इसलिए आराम फरमा रहे हो। मादाम तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या होगी कि मैं अभी तुम्हारी वर्दी उतरवा दूं। मुझे ट्रांसमीटर दो, मैं अभी सुपर मास्टर से बात करती हूँ। वह नरम पड़ गया। प्लीज गुस्सा थूक दें, मैं आला अफसरान को फायरिंग के सिलसिले में इतला दे चुका हूँ। वो इधर आ रहे हैं। सोनिया ने पूछा, तुमने छत पर से किसी अजनबी को नहीं देखा? नहीं मादाम, हमने छत के किनारे चारों तरफ घूमकर देखा था। फायरिंग के बाद कोई भागता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है कातिल इसी बंगले के हाथे में छुपा हुआ है। उन्होंने छत के किनारे आकर देखा। 2 कारें और 2 मुसल्लह फौजियों से भरी हुई गाड़ियां मेन गेट पर आई थीं और खुले हुए गेट से गुजरकर बंगले के पोर्च में जा रही थी। सोनिया उस अफसर के साथ तेजी से चलती हुई सीढ़ियां उतरती हुई टीवी लाउंज में आई। प्रिंस खिड़की के बाहर देख रहा था। सोनिया ने कहा, जिसने तुम पर गोली चलाई है मैं उसे अभी ढूंढ निकालूंगी। वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। प्रिंस वुल्फ उसके साथ बाहर आया। बाहर से आने वाले अफसरान ने कहा, मिस्टर वुल्फ आपको इधर नहीं आना चाहिए। सोनिया ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं और वुल्फ इस 4 दीवारी में कैद रहें? क्या आप लोगों की प्लानिंग है कि हमें दहशतज़दा करके यहाँ की 4 दीवारी तक महदूद कर दिया जाए? अगर ये आपकी प्लानिंग नहीं है तो इतने पहरेदारों की मौजूदगी में किसने गोली चलाई है? वो गोली चलाने वाला किसी को नजर क्यों नहीं आया? एक आला अफसर ने कहा, मादाम आप बहुत गुस्से में हैं और आपका गुस्सा बजाय है, मगर हम अभी आए हैं। प्लीज हमें हालात को समझने दें। उसी वक्त 2 फौजी जवान एक सिपाही को पकड़ कर लाए। एक जवान ने कहा, सर इसी पहरेदार ने गोली चलाई है। आला अफसर ने हैरानी से पूछा, तुमने मुहाफिज होकर गोली क्यों चलाई? वो परेशान था, सहमा हुआ था। कहने लगा, नहीं जनाब मैंने कुछ नहीं किया है। उसे पकड़कर लाने वाले जवान ने डांट कर कहा, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारी राइफल की नाल सूंघी थी। यहाँ के तमाम पहरेदार गवाएं। मैंने हर एक के रिवॉल्वर और राइफल को सूंघ कर देखा था। तुम्हारी राइफल की नाल हल्की गर्म थी। तमाम अफसरान उस सिपाही को घूर कर देखने लगे। सोनिया ने कहा, भी इसका झूठ सच मालूम हो जाएगा। वुल्फ तुम इसके दिमाग में जाओ। वुल्फ यानी प्रिंस उसे तकने लगा। सिपाही सहमा हुआ उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वुल्फ ने पूछा, तुम पहरा देते वक्त उस खिड़की के सामने से गुजरते हुए गए थे और तुमने मुझे एक सोफे पर बैठे हुए देखा था? जी हाँ, मैंने आपको देखा था। तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कि राइफल उठाकर मुझ पर गोली चलाओ? हाँ, मगर मैंने गोली नहीं चलाई। तुमने नहीं चलाई, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसा इरादा पैदा हुआ था, मगर तुम उस खिड़की से आगे बढ़ गए थे। जी हाँ, इरादा पैदा हुआ था, मगर मैंने कोई गोली नहीं चलाई, जल्दी से उधर चला गया था। उधर जाने के बाद तुम्हें होश नहीं रहा। जब होश आया तो फिर तुम उस खिड़की के सामने थे। तुम्हारी राइफल से गोली चल चुकी थी और तुम घबरा रहे थे कि यह कैसे हो गया। सिपाही ने कहा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने सोचा कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। मैंने कातिलाना हमला नहीं किया है, फिर भी कातिल या दुश्मन समझा जाऊंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि प्रिंस ने हाथ उठाकर कहा, कसम ना खाओ, मैं गवाही देता हूं तुम बेकसूर हो। किसी टेलीपैथी जाने वाले ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाया था। आला अफसर ने कहा, इसका मतलब है ये सिपाही उसका अलहकार है। प्रिंस ने कहा, नहीं, ये बेचारा किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को नहीं जानता। किसी ने चुपके से इसके दिमाग में आकर मुझ पर हमला किया, फिर नाकाम होते ही चला गया। सोनिया ने कहा, सवाल ये पैदा होता है उसने दूसरा हमला क्यों नहीं किया? अभी इतने अफराद में से किसी के भी दिमाग में आकर हमें कत्ल कर सकते हैं, फिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? आला अफसर ने कहा, यहाँ किसी वक्त भी हमला हो सकता है, हमें अंदर चलना चाहिए। सोनिया ने कहा, मुझे और वुल्फ को खौफजदा होना चाहिए, लेकिन मैं मुतमईन हूँ अभी इतनी जल्दी हमला नहीं होगा और ना ही हमें कत्ल किया जाएगा, क्योंकि गोली चलाने का मकसद महज हमें धमकी देना थी कि यहाँ हम महफूज नहीं हैं। बंगले से बाहर आज़ादाना घूमने जाएंगे तो आपके टेलीपैथी जानने वाले कहीं भी हमारा काम तमाम कर देंगे। आला अफसर ने सख्त लहजे में कहा, मादाम आप हमें इल्ज़ाम नहीं दे सकती। अफसर अपना लहजा दुरुस्त करो और मुझसे मुआफ़ी मांगो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मेरे सामने खड़े हुए हो। मैं हुक्म देती हूँ बंगले के अंदर कदम ना रखना। मैं सिर्फ तुम्हारे सुपर मास्टर या फौज के जनरल या किसी आला हाकिम से गुफ्तगू करूंगी। कम ऑन वुल्फ, अंदर चलो। वो प्रिंस का हाथ थामकर बंगले के अंदर आई। आला अफसरान और तमाम सिपाही गुमसुम खड़े रह गए। उन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया था कि वो सोनिया को शिकायत का मौका न दें, बज़ाहिर उसकी खातिर तवाज़े करें, दरपर्दा सख्ती से निगरानी करें। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या करती फिरती है। इस सिलसिले में उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखी जाए और सुपर मास्टर को उसके बारे में पल पल की खबर दी जाए।